कैसे होते हैं ये साइक्लोन्स, ये टॉर्नेडो, ये जो भी होते हैं ना, तो प्लीज ध्यान से सुनना। पूरा सेशन हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के सारे एक्टिविटीज। दिस इज नथिंग बट व्हाट इज हैपनिंग हियर इज अ एक्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। परपेंडिकुलर फोर्स मतलब ये इसका सरफेस है तो मास ज्यादा, परपेंडिकुलर फोर्स ज्यादा तो मतलब प्रेशर ज्यादा। वो अपने वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे परपेंडिकुलर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। फ्लो, फ्लूइड, फ्लूइडिटी मतलब आई कैन फ्लो थ्रू इट। व्हाई डू फ्लूइड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन? जितना हाइट उतना प्रेशर। हाइट अगर दोनों का सेम है तो जो चाहे एरिया हो, जो चाहे शेप हो, ये शायद सर्कल है, ये शायद कोन है, तो ये एक डैम है। डैम में देखो ये कितना थिन है, ये कितना थिक है। तो व्हाट इज अ स्टॉर्म? ये एक स्टॉर्म का फोटो है। अरे इतनी हवा है, मैं तो गया, मैं उड़ गया भाई। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। एक तो क्लाउड के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नीचे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये है तूफान की कहानी। चार्ज पार्टिकल नहीं है, कोई ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? मैंने अच्छे से ध्यान रखा है कि पूरा एक्टिविटी, कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स सब कवर हो जाए फ्रॉम द क्यूरियोसिटी बुक। तो ये एक वीडियो ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे लिए। तुम्हारा पूरा फिजिक्स का चैप्टर कवर हो जाएगा। कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम इधर एनसीईआरटी भी देख लेंगे तो वो भी कोई चिंता वाली बात है नहीं। ठीक है, जाएगा। हमने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज देख लिया है, थंडर स्टॉर्म, स्टॉर्म्स, लाइटनिंग कैसे होते हैं सब देख लिए हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है वो देख लिए हैं। साइक्लोन क्या है वो देख लिया है। प्रेशर क्या है वो देख लिया है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ क्या है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्लास 8 साइंस। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो ये वाला जो चैप्टर है ये पहले हमारे फोर्स एंड प्रेशर का ही पार्ट था और हमारे पास कुछ नेचुरल कैलामिटीज एंड नेचुरल फिनोमेना ऐसा एक दूसरा चैप्टर था। बट अब जो हुआ है हमारे क्यूरियोसिटी बुक में, उधर हमने पहले ही एक्सप्लोरिंग फोर्सेस देख लिए हैं लास्ट सेशन पे। अगर तुमने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो सेशन देख के आओ, बहुत मजेदार सेशन था। इस सेशन में हम उसका दूसरा पार्ट, फोर्स का चचेरा भाई जो कि है प्रेशर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कैसे प्रेशर और हमारे विंड प्रेशर से विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स बनते हैं। कैसे होते हैं ये साइक्लोन्स, ये टॉर्नेडो, ये जो भी होते हैं ना, बड़े बड़े हमारे पास स्टॉर्म आते हैं न्यूज में, ऐसे फ्लड आ जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो नेचुरल फिनोमेना में फिजिक्स का क्या पार्ट है वो भी हम थोड़ा जान लेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि क्लास 8 का फिजिक्स तुम्हारा फाउंडेशन है। दिस इज नथिंग टू बी वेरी मच लाइक इंट्रिग्ड बाय इट, but yeah, this is your daily life. 80% of your life is covered with these natural and basic physics. तुम रोज ये महसूस करते हो, रोज इसका एप्लीकेशन करते हो, रोज इससे अफेक्टेड होते हो, तो ये तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज ध्यान से सुनना। पूरा सेशन हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के सारे एक्टिविटीज। एनसीईआरटी और क्यूरियोसिटी में जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी फॉर्मूलाज हैं, वो सब हम सीखेंगे इस एक सेशन में। इस एक वीडियो से तुम्हारा पूरा फिजिक्स का चैप्टर कवर हो जाएगा। कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम इधर एनसीईआरटी भी देख लेंगे तो वो भी कोई चिंता वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन, देख लेते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं। प्रेशर है ये, अगेन मैंने जैसे बोला कि डेली एक्टिविटी है। तुम पौधों में पानी तो देते ही होगे, लाइक यूजिंग अ पाइप। ये तो हम कितने बार ये पानी का पाइप हमने हाथों में लिया है, हमने बचपन में दोस्तों के साथ खेला भी, इससे भिगोते हैं दोस्तों को, राइट। तो ये जो पाइप है हमने यूज किया होगा और तुमने देखा होगा कि कैसे हम इस पाइप को ऐसे जब पकड़े रहते हैं तो वो नॉर्मल पानी गिरता है, लेकिन जैसे उसका जैसे सर दबा देते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे प्रेस करते हो, तेजी से वो फ्लो अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, स्पीड में जाके दूर में जाता है। कोई अगर तुमने देखा होगा तुम्हारे पापा अगर बाइक या कार धोते हैं घर पे, तो पाइप से जब धोते हैं तो उनको ना हाई फोर्स चाहिए होता है कि प्रेशर ज्यादा बन जाए, कि बहुत तेजी से पानी जाए, ताकि उस प्रेशर से या फोर्स से, जो भी तुम कहना चाहो, उससे वो जो डस्ट है या मिट्टी है कार के टायर से या उनके बॉडी से, वो हट जाए। तो इसीलिए हम ये फोर्स देते हैं। ये फोर्स इंक्रीज होता है जैसे ही हम इसका सर दबाते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया। अच्छा भैया कोई और ऑब्जर्वेशन बताइए जो प्रेशर का या इस फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, whenever we use a hammer on an iron nail, we see something like this, right? Something like this is observed where we hit it and like it gets entered. So what is this?
दिस इज नथिंग बट व्हाट इज हैपनिंग हियर इज अ एक्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर. नाउ हमने लास्ट सेशन में एंड में देखा था अपथ्रस्ट के बारे में. याद है अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट क्या था? बॉयंट फोर्स एंड अपथ्रस्ट था कि पानी अपवर्ड जो एक प्रेशर या फोर्स देता है जिससे वो चीजें मतलब ऐसे तैरते हैं, दैट फ्लोट्स व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन द अपथ्रस्ट. तो अपथ्रस्ट ज्यादा होता है तो अपथ्रस्ट उसको ऐसे ऊपर की तरफ धकेल के पकड़ के रखता है, इसीलिए वो नीचे डूबता नहीं है कोई भी चीज. हमने पेंगू भाई के एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, अगर नहीं देखा है तो जरूर वो वाला वीडियो देख के आओ, वो बहुत मजेदार वीडियो था. चलो अब प्रेशर इन सॉलिड. सॉलिड में प्रेशर क्या होता है? प्रेशर वो एकदम प्रोपोर्शनल है. इस साइन का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परपेंडिकुलर फोर्स के साथ. अब तुम्हें याद होगा कि परपेंडिकुलर फोर्स ही अपथ्रस्ट था, ये तो तुम्हें याद है. परपेंडिकुलर फोर्स मतलब ये इसका सरफेस है और ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है ऐसे, तो ये क्या है? ये एक 90 डिग्री में एक्ट कर रहा है, राइट? ये 90 डिग्री का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है. तो प्रेशर जो है परपेंडिकुलर फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अब परपेंडिकुलर फोर्स का ही दूसरा नाम है थ्रस्ट. अपथ्रस्ट मतलब अपवर्ड परपेंडिकुलर फोर्स, डाउन थ्रस्ट मतलब डाउनवर्ड. हम डाउन थ्रस्ट बोलते नहीं है, बट थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स का ही दूसरा नाम है थ्रस्ट. ठीक है, थ्रस्ट ये है परपेंडिकुलर फोर्स का दूसरा नाम, थ्रस्ट. थ्रस्ट मतलब क्या है? एनी फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी दैट इज द ऑन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टू. तो ये परपेंडिकुलर फोर्स है. अब ये नेल है, ये नेल का सरफेस है, इस पे फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है जब वी आर हैमरिंग इट. तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर फोर्स, बट इस साइन का बाय वन बाय समथिंग मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर कोई चीज है मतलब डायरेक्टली और इनवर्सली, इसका मतलब तो तुम्हें पता ही है, बचपन से देखते आ रहे हो. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर परपेंडिकुलर फोर्स ज्यादा है प्रेशर ज्यादा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम है, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है. ठीक है, प्रेशर जितना ज्यादा मतलब एरिया उतना कम. मतलब हम इसको अपने हिसाब से, हमें अगर ये फॉर्मूला पता चल गया है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया एरिया के साथ, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया परपेंडिकुलर फोर्स या थ्रस्ट के साथ. ठीक है, तो अगर हमें भैया ये दोनों फॉर्मूले पता हैं तो इनका यूज करके हम अपने डेली एप्लीकेशंस में इनको अप्लाई कर सकते हैं. डेली जो हम यूज करते हैं, डेली जो काम करते हैं, उनमें भी तो हमें अपने नीड के हिसाब से, ताकि हमें आसानी हो वो काम करने के लिए, हम इसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं. कर सकते हैं. थोड़ा और फॉर्मूला के बारे में देख लेते हैं. ये क्या है? ये है परपेंडिकुलर फोर्स, जो मैंने अभी बोला है. परपेंडिकुलरली जब चल रहे हैं तो ये एक परपेंडिकुलर फोर्स है, जैसे हम चल रहे हैं ये भी परपेंडिकुलर फोर्स है. इसीलिए ये परपेंडिकुलर फोर्स है. जितना वेट ज्यादा होगा इस आदमी का, ये लड़का है अभी बच्चा है, लेकिन अगर ये इधर एक बहुत हेवी वेट आदमी आ जाए, बहुत हेवी वेट, तो क्या होगा उसका? हमने देखा था, हमने ये पिछले वीडियो में देखा था कि वेट भी फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, mg था. तो अगर उसका g हम कांस्टेंट पकड़ लेते हैं कि हर जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है ओवरऑल, एक सेम लैंड एरिया पे, सेम लेवल पे, तो g इनका और वो हेवी वेट जो भैया है उनका सेम होगा, लेकिन मास डिफरेंट होगा. इनका मास कम है, उनका मास ज्यादा है. तो मतलब अगर उनका मास ज्यादा है तो उनका वेट ज्यादा है, इसीलिए फोर्स वो ज्यादा डाल रहे हैं जमीन पे. मास अगर ज्यादा है, F इक्वल्स टू mg, हमने फिर भी देखा है, राइट? हमने देखा है F इक्वल्स टू mg, ये देखा है हमने. अब जिसका m ज्यादा उसका F भी ज्यादा, क्योंकि F तो हमने अभी देखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है. ये तो हमें दिख रहा है कि मास जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा. तो ये वाला फोर्स जो ये एग्जर्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये फोर्स भी ज्यादा होगा अगर m ज्यादा है तो. लॉजिकल बात है भैया कि F इक्वल्स टू mg, तो फोर्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है. ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा. तो अगर यहां एक हेवी वेट आदमी आ जाए तो वो जितना फोर्स एग्जर्ट करेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स मतलब थ्रस्ट, वो ज्यादा होगा. तो मतलब हमने पिछले स्लाइड में देखा है परपेंडिकुलर फोर्स या थ्रस्ट जिसका ज्यादा, प्रेशर भी उसका ज्यादा.
तो अगर ज्यादा प्रेशर वो डालेंगे तो इनका जितना पैर जमीन में धस रहा है, इधर जितना इधर पैर नीचे गया है, इधर नीचे चला गया है ना, जब हम सैंड में जाते हैं बालू में तो वो नीचे धस जाता है। तो जितना इधर हेवी वेट आदमी आएगा उसका पैर उतना धसेगा, क्योंकि उसका फोर्स ज्यादा है, परपेंडिकुलर फोर्स ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा, परपेंडिकुलर फोर्स ज्यादा, तो मतलब प्रेशर ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा मतलब धसना ज्यादा, क्योंकि कील जो है, नेल्स, उनके भी एरिया कम है, इसीलिए प्रेशर डालने से, क्योंकि एरिया कम है, ज्यादा फोर्स, छोटा फोर्स डालने से ज्यादा प्रेशर बन जाता है। क्यों? क्योंकि जितना एरिया कम, प्रेशर उतना ज्यादा, और जितना प्रेशर उतना अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो आगे देख लेते हैं क्या है। ये समझ में आ गया होगा, मास जितना ज्यादा उतना ही फोर्स ज्यादा, और फोर्स जितना ज्यादा उतना ही प्रेशर ज्यादा। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये हमें पता है। तो ये क्या है? मास है, मास। मास जितना ज्यादा, फोर्स उतना ज्यादा, और फोर्स जितना ज्यादा, प्रेशर भी उतना ज्यादा। क्योंकि तो अगर इसको हम इधर इक्वेशन में लिखें, प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। तो ये हो गया अपना एंटायर फॉर्मूला या इक्वेशन। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड दिस फोर्स इज नथिंग बट थ्रस्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स है, तो थ्रस्ट होगा, परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये देखो, यही हमने अभी बोला है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑन विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। तो एक बॉडी है, अगर ये है, इस पे हम परपेंडिकुलर ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हो, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में, ये ऐसे है, तो ये फोर्स है। अब थ्रस्ट क्या था? बायंसी में बॉयंट फोर्स, उसमें ऐसा जो चीज थे वो तैर रहा था, उसके नीचे से पानी उसको ऐसे अपवर्ड थ्रस्ट दे रहे थे, इसलिए अप थ्रस्ट है, अप एंड परपेंडिकुलर। तो थ्रस्ट मतलब है परपेंडिकुलर फोर्स। एसआई यूनिट इसका भी क्या है? न्यूटन। और 1 न्यूटन ये एक यूनिट के लिए है। ये पिछले चैप्टर में भी हमको देखना चाहिए था, हमें पता है एसआई यूनिट जो है वही यूनिवर्सल है। तो ये है एसआई यूनिट है, वो है न्यूटन, और ये है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये कन्वर्शन है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। डाइन भी एक दूसरा यूनिट है, नॉट एन एसआई यूनिट। चलो, ये हमने अभी देखा है। थ्रस्ट क्या है? देखो, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा था, इसलिए ये अंदर जा रहा था। इसमें परपेंडिकुलर नहीं आया तो ये टेढ़ा हो गया। तो यही थ्रस्ट का एक फोटो है। ठीक है, थ्रस्ट है क्या है? फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रेशर इन सॉलिड में हमने ये भी देखा है, प्रेशर का डेफिनेशन ही ये है, डेफिनेशन ही ये है। मतलब हमने ये देख लिया है, जैसे हम मैथ्स में इक्वेट करते हैं ना, तो ये देखो, प्रेशर का फॉर्मूला बोल रहा है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर हमने देख लिया कि प्रेशर, सर हाँ, कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फोर्स के साथ, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था भैया हमारे एरिया के साथ। ये दोनों चीजें हमने देखा है। तो हमने जैसे मैथ्स में किया है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इन दोनों को एडिंग 1 and 2 वी विल गेट प्रेशर P इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स बाय एरिया। आफ्टर इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं, हमने ये भी देखा है भैया कि जितना फोर्स ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा, ये हमने देखा है। और हमने ये भी देखा है जितना एरिया कम, प्रेशर उतना ज्यादा, ये भी देखा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। उसके बाद हमने दोनों को इक्वेट करके ये निकाला है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अब इसको अगर इक्वल्स डाल दें तो अभी हमें मिलेगा P इक्वल्स टू F बाई A। इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो हमें मिलेगा P इक्वल्स टू F बाई A। 100% ये निकलेगा, और वही तो इधर है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। राइट, तो ये है यूनिट एरिया। कितने यूनिट एरिया में आ रहा है? ये है एरिया बाय एरिया, और ये है फोर्स। तो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? तो अगर इसका प्रेशर निकालना है तो अगर हमें देखा जाएगा कितने सारे फोर्स हैं, और सब 1 न्यूटन है। ठीक है, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। ठीक है, इतने फोर्स एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सारे 1 न्यूटन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, तो ये 5 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं 1 न्यूटन के। फिर पिछले सेशन में एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में हमने देखा था कि अगर एक ही डायरेक्शन में
मोर देन 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो वो है कंबाइंड फोर्स, और उनका नेट फोर्स जो निकलेगा वो होगा उनका एडिशन। तो इधर 1 2 3 4 5 कंबाइंड फोर्सेस हैं, तो उनका नेट फोर्स नीचे कितना आ रहा है, इधर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, इधर एक्ट हो रहा है नेट भैया 5 न्यूटन फोर्स। 5 न्यूटन फोर्स, वो भी परपेंडिकुलर और वो भी नीचे की तरफ परपेंडिकुलर एंड नीचे की तरफ। तो यह है थ्रस्ट क्योंकि ये 90 डिग्री में है, और ये 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन टुवर्ड्स डाउन, और एरिया इतना एरिया है। तो अगर एरिया इतना है, इसका सपोज एरिया ऐसा लिख लो, एरिया इतना है, तो इसका प्रेशर हो जाएगा, अगर एरिया मैं बोल दूं 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर हो जाएगा 5 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स ये है फोर्स, ठीक है, और एरिया ये है, तो फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया इक्वल्स टू 5 न्यूटन मीटर -2, मतलब 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब तुम बोलोगे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, कंफ्यूज मत हो जाना, 5 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ये है प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का एसआई यूनिट, बट उसको हम पास्कल भी बोलते हैं, देख लेंगे थोड़ी देर में। तो ये है न्यूटन 1 पास्कल इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने भैया निकाल लिया था 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको ना मैं नीचे लिख देता हूं ताकि उधर टेक्स्ट आए तो तुम्हें दिख जाए, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, तो अभी हमें मिल गया इसका 1 पास्कल, मैंने अभी बोला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये देखो यूनिट यही है, न्यूटन एन बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। और पास्कल जो है एसआई यूनिट है, पास्कल स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के पास प्रेशर के पास डायरेक्शन नहीं है, फोर्स के पास डायरेक्शन है, ठीक है, फोर्स के पास डायरेक्शन है, लेकिन प्रेशर के पास डायरेक्शन नहीं है, इट्स ओनली मैग्नीट्यूड। 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना, इक्वल्स टू 5 पास्कल। पास्कल जो है यही है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकालना है। अगर बोला है कि इतने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एरिया इतना है और प्रेशर कितना है, ये क्वेश्चन में आएगा। फोर्स दिस मच 5 न्यूटन, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स बाय यूनिट एरिया, देन 5 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है 5 पास्कल, ठीक है। इधर नंबर्स कुछ और देंगे, एरिया कुछ और देंगे, फोर्स कुछ और देंगे, वैसे तुम्हें निकालने हैं। चलो बढ़िया सर। अब भैया इधर देख लेते हैं, ये भैया क्या कर रहे हैं, गुड्डू क्या कर रहा है भाई, गुड्डू इधर लाइफ गेव गुड्डू लेमन्स, सो गुड्डू इज मेकिंग लेमनेड्स, ठीक है। तो गुड्डू भैया इधर चाकू से लेमन काट रहे हैं, लेकिन भैया इनके हाथ में बटर नाइफ है। बटर नाइफ पता है ना, जो ब्रेड में मक्खन लगाने के लिए यूज होता है। टीचर को नहीं लगाना होता है मक्खन भाई, ब्रेड में लगाना होता है। तो कुछ कुछ लोग तो टीचर को भी लगा देते हैं, तुम्हें पता है किसकी बात हो रही है इधर। तो इधर जो है, तो ये है बटर नाइफ, बटर नाइफ को लेके ये लेमन काट रहे हैं। हंस क्या रहा है भाई, कट नहीं रहा, वो क्या कर रहा है तू, आगे देखते। कट, अरे हाँ बहुत काट लिया। तो अब जैसे ही मैंने उसको बोला वो कट नहीं रहा है, उसने एकदम नॉर्मल चाकू लाया जिसमें शार्प एंड्स हैं और वो कट गया। इधर अभी भी ये घिसता है भाई, तू भाई घिसता रहे भाई, वो नहीं कटेगा। इधर देख गुड्डू टू ने वो काट लिया, अरे यार तू दिख रहा है, इधर देख ले भाई। खैर ये तो समझेगा नहीं, तुम समझदार हो। बटर नाइफ से ये क्यों नहीं कट रहा और लेमन इस शार्प नाइफ से कैसे कट गया, यही है एप्लीकेशन। हमें पता है लेकिन गुड्डू 1 को नहीं पता है, लिख देते हैं, इसका नाम है गुड्डू 1, गुड्डू 1, और ये है गुड्डू 2, गुड्डू 2। तो गुड्डू 2 है स्मार्ट और गुड्डू 1 है थोड़ा सा डम्ब और थोड़ा सा स्लो, इसीलिए वो बटर नाइफ का यूज कर रहे हैं। क्योंकि गुड्डू 1 को ये पता ही नहीं, तेरे पास नहीं लिखूंगा, तुझे पता नहीं है, इसको पता है। इसको पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जितना कम एरिया होगा तो कम फोर्स देने पे ही ज्यादा प्रेशर एक्ट करेगा, और जितना तेज प्रेशर होगा उतने आसानी से चीजें कट जाएंगी, उतने प्रेशर से वो कट जाएगा। तो ठीक है, तो इसीलिए शार्प अगर एज है, अगर किसी का ऐसा एज है और किसी का
ऐसा एज है, तो ये है नॉट शार्प, दिस इज मोर एरिया, दिस इज मोर एरिया, एरिया, और इसमें बस एक पॉइंट है, सो एरिया जितना है इसका वो बहुत लो है, तो जितना, सॉरी ये क्या लिख दिया, सॉरी, तो इसका अगर पॉइंटी है, ये पॉइंटी शार्प है एकदम, तो इसका मतलब है इसमें एरिया जो है बहुत लो है, बहुत लो है, लेस है, तो लेस अगर एरिया है तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए इसने शार्प से काट लिया, और इसने इससे अभी भी ये, अरे तू घिसता रहे भाई, ये पता नहीं है तुझे एरिया इनवर्सली, इनवर्स, अरे इसको छोड़ो, तुम समझ गए, तो तुम क्या करोगे, शार्प नाइफ लोगे जब काटना होगा, और जब तुम्हारा टारगेट ही नहीं है काटना, जब तुम्हारा टारगेट है कि ज्यादा मक्खन स्प्रेड करना, तब तुम बटर नाइफ लोगे। ये इस नाइफ से नहीं कटेगा भाई। तुमने वो देखा होगा दिल धड़कने दो मूवी में, वो एक सीन है कि एक औरत है, वो वैसे बटर नाइफ से कहती है मैं खुद को काट दूंगी, ऐसा कुछ कहती है, तो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो बोलता है आंटी उससे नहीं होगा, वो बटर नाइफ है, ये लो ये शार्प है, ऐसा बोलते हैं। तो वो सेम चीज इसके साथ भी हो रहा है। गुड्डू वन को पता ही नहीं है कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी गुड्डू वन और गुड्डू टू फिर चले गए, ये गुड्डू वन है, ये गुड्डू टू है। क्यों? क्योंकि गुड्डू टू स्मार्ट है, उसको फिर पता है कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर क्या, राइट? तो हम एरिया को घटाएंगे जब हमें काटना है, बट लेकिन फोर्स हम पे अप्लाई हो रहा है, तब हमें क्या, किस चीज पे ध्यान देना है कि भाई एरिया इंक्रीज कर दो ताकि हम पे प्रेशर ना आए। हमें प्रेशर नहीं चाहिए भाई, हमें लोड नहीं देना है, हम तो लोड देंगे, हम पे लोड नहीं आना चाहिए, हमारा माइंड साफ रहना चाहिए। इसीलिए जब हम पे कोई फोर्स या प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उसके टाइम पे, उस टाइम पे ना एरिया इंक्रीज कर दो। इसलिए बैग का स्ट्रैप देखो कितना चौड़ा है, इतना ब्रॉड स्ट्रैप उसने यूज किया है ताकि प्रेशर फैल जाए। स्ट्रैप में इतना चौड़ा होगा तो एरिया ज्यादा है। बैग का वेट जो है, अगर हम इसको साइड से देखेंगे, तो ये एक बैग है, ऐसा बैग दिखता है, ये बैग का हैंडल है ऐसा, तो ये खड़ा है भैया, ये इसका पैंट्स है, ये ऐसे खड़े हैं, ये शोल्डर है, ये सर है, ये मुंह है, ऐसा है भैया, ऐसा है बैग है। तो बैग नीचे, बैग का मास m है और g है, तो ये है फोर्स, ये फोर्स है जो बैग नीचे की तरफ दे रहे हैं, उसके कंधे पे प्रेशर आ रहा है। तो ये फोर्स बाय दिस एरिया, सो ये जो एरिया है, इस एरिया पे फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है? ये कंधा है, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है। ये फोर्स क्या है? mg है। mg क्या है? फोर्स है। m किसका है? बैग का मास है। ठीक है, तो अगर भारी बैग होता है और ये पतला होता है, तो इसमें एरिया क्या है? एरिया क्या है? कम है। और इसमें एरिया कितना चौड़ा है, तो एरिया क्या है? एरिया क्या है? ज्यादा है। तो एरिया अगर ज्यादा है तो प्रेशर हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो एरिया ज्यादा मतलब प्रेशर कम, और एरिया कम मतलब प्रेशर ज्यादा। तो अगर एरिया कम है, इधर एरिया लो है, मतलब प्रेशर ज्यादा गिर रहा है कंधे पे, बोझ बन रहा है, दर्द करेंगे कंधे। लेकिन गुड्डू वन स्मार्ट है, तो गुड्डू वन ने क्या किया है, मोटे जो चौड़े जो ब्रॉड स्ट्रैप हैं बैग के, वैसे बैग उसने लिया है, अच्छे वाले। तो उसमें क्या हो गया, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम आएगा। फोर्स सेम है, सेम बैग का वेट है, इसने भी 10 किताबें लिया है, इसने भी 10 किताबें लिया है, तो दोनों के पास 10 बुक्स हैं, लेकिन इसको ज्यादा दर्द होगा, इसको कम दर्द होगा। क्यों? क्योंकि इसको फिजिक्स पता है, एरिया ज्यादा कर दो प्रेशर कम लगेगा, कंधे दर्द कम करेंगे। इसको पता नहीं है, ये पतले स्ट्रैप वाले लिए स्टाइल के लिए एक कंधे पे लेके घूम रहे भैया, एक कंधे पे बैग का स्ट्रैप है, दूसरे कंधा फ्री है, ऐसे बाल वाल सेट कर रहे हैं स्कूल में, मतलब टोरा लेके चल रहे हैं। एक कंधे में और ज्यादा आ रहा है, एरिया और कम है, तो एक कंधे पे अगर बैग लेते हो ना, इतना मूर्ख वाला काम है ये, स्टाइल मारने के चक्कर में। एक कंधे पे जब बैग लोगे तो प्रेशर इतनी सी जगह पे पूरा बैग का प्रेशर आ रहा है, तो और ज्यादा है, एरिया को और छोटा कर दिया तुमने। इसने फिर भी 2 कंधे पे लिया है स्ट्रैप, तो इसके पास दोनों कंधे पे एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो एरिया अगर ज्यादा है प्रेशर कम हो जाएगा, इसको पता है, इसलिए इसने ज्यादा एरिया वाला बैग ले लिया है। ठीक है, चलो। प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑन विच द थ्रस्ट एक्ट। सो इसके लिए एरिया कम है, इतना छोटा सा है, और इसके लिए एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर कम है। चलो,
क्विज टाइम, मजा आने वाला है, थोड़ा क्विज देख लेते हैं। अब तक जितना भी हमने देखा है थोड़ा कवर कर लेते हैं। अब ब्रिक इज केप्ट इन 2 डिफरेंट वेज। एक में हमने ब्रिक को ऐसे रखा है, एक में लंबाई की तरफ से ऐसे रखा है। अब on the table as shown below, the pressure exerted by the brick on the table will be maximum in position A, maximum in position B, sorry, अब खैर आंसर तो तुमने देख लिया है, बट बताओ क्या होगा, एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन कौन कर पाएगा, एक्सप्लेन कर पाओ, कैसे कर पाओगे इसको। पोजीशन ए, बी, इक्वल और बोथ। अब देखो एक चीज, दोनों का मास सेम है, दोनों में मास m है। नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है g, इसका भी g, ठीक है। तो दोनों का फोर्स इक्वल्स टू mg है, वो दोनों के लिए इक्वल है, इसका भी mg है, इसका भी mg है, ठीक है। दोनों नीचे mg फोर्स ही दे रहे हैं, मतलब सेम फोर्स है, मास सेम है, मतलब फोर्स सेम है, ठीक है। अब इसमें एरिया इतना ज्यादा है, तो एरिया इसका ज्यादा है और एरिया देखो कम है, तो एरिया इसका कम है। तो हमें पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जिसका एरिया कम है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, ऑपोजिट एरो। तो मैक्सिमम होगा इन ऑब्वियसली पोजीशन व्हाट, पोजीशन बी। ऑब्वियस ही बात है सर, क्योंकि एरिया कम तो पी अप, एरिया अप तो पी डाउन, ये तो पता है हमें, ये तो पता है हमें। तो ऐसे ही होता है ये सारी चीजें, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अ कैमल वॉक्स इजीली ऑन लूज सैंड whereas it becomes difficult for a person to walk on sand। अब तुम्हें लग रहा है अरे भाई जो कैमल्स होते हैं वो तो इस सैंड पे आराम से चल जाते हैं, लेकिन हम जब चलने के लिए जाते हैं ऐसे पैर धंस जाते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं, बहुत डिफिकल्टी होता है हमें। लेकिन कैमल्स बिंदास चल रहे हैं, एकदम ऐसे चौड़ा होके, अरे हमारा ही रास्ता है, ऐसे चल रहे हैं। लेकिन हम जब चलने जाते हैं हम तो धंस जाते हैं। तो कैमल्स हैव थिन लेग्स, तो इसका मतलब क्या है, हमने देखा था मास एरिया इसी से रिलेटेड होगा, मास होगा या एरिया होगा। अब कैमल का मास तो हमसे ज्यादा है, एक इंसान से कैमल तो ज्यादा हैवी होगा, तो वो फिर भी चल रहा है बिंदास, हम क्यों नहीं चल रहे। तो मास का फंडा नहीं है भैया, भैया मास का फंडा नहीं है, फिर किसका है, प्रेशर पे है। तो दोनों ही चीज डिपेंडेंट है, फोर्स या एरिया। अब फोर्स डिपेंडेंट है मास पे, ठीक है। अब मास इसका ज्यादा है फिर भी आराम से चल रहा है, तो मास इधर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है भैया, एरिया डिसाइडिंग फैक्टर बचा, लास्ट बचा एरिया। तो ऐसा कुछ देखना है जिससे हमें प्रूव करना है कि कैमल का जो चलने का है, जो फुट है, लेग्स हैं, वो चौड़े ज्यादा है, वो एरिया ज्यादा ले रहे हैं, इसीलिए उसका प्रेशर कम आ रहा है सैंड पे। लेकिन हमारा फुट जो है उसमें एरिया छोटे हैं, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर आ रहे हैं कम मास होने के बावजूद, ठीक है। तो कैमल्स हैव थिन लेग्स। अब ये कैसे होगा भैया, अगर कैमल के पास थिन लेग है, अगर थिन लेग है मतलब एरिया क्या है, कम है। थिन लेग का मतलब एरिया कम है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो तो धंस जाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है, गलत है सर, ठीक है। ह्यूमंस आर हेवियर देन कैमल्स, भैया ये हो ही नहीं सकता। मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं जो कैमल से हेवी हो सकते हैं, लेकिन एक कैमल है भाई, वो ऊंट है, इंसान है हम लोग, ठीक है। तो हमसे एक कैमल हेवी हो ही नहीं सकता, ये तो बात ही अलग है। कैमल्स हैव वेरी ब्रॉड फीट, ह्यूमंस हैव शॉर्ट लेग्स, ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। ह्यूमंस के पास तो शॉर्ट लेग्स ही हैं, कैमल्स का लेग देखो इतना बड़ा है, और ह्यूमंस वी हैव शॉर्ट लेग्स, तो ये सही है। तो बट अगर ह्यूमंस के पास शॉर्ट लेग्स हैं तो ह्यूमंस धंस जाएंगे, तो शॉर्ट वाला पॉइंट नहीं है, ये लेंथ की बात हो रही है, लेंथ। बट हमें चाहिए एरिया में, ये लेंथ से कुछ डिपेंड नहीं करता है। इस लेंथ से, कलर चेंज करके दिखाता हूं, इस लेंथ से, इस जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ से कुछ डिपेंड नहीं करता है। ये मास है, इधर मास है m, ये मास है m, इस मास से भी इतना बड़ा एरिया है, इससे भी कुछ डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस चीज पे करता है पता है, डिपेंड करता है, ब्लू से कर देता हूं, डिपेंड करता है बस इस एरिया पे, इस एरिया पे, क्योंकि प्रेशर इस एरिया पे ही एक्ट हो रहे हैं, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो ब्रॉडनेस इज द पॉइंट, ब्रॉडनेस
इज द पॉइंट। जितना ब्रॉड उतना एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा, एरिया उतना ज्यादा उतना प्रेशर कम। ये है फंडामेंटल। एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। ऑब्वियसली भैया आंसर होगा सी, क्योंकि कैमल्स के पास ये जो ब्रॉड है, ये फीट ज्यादा ब्रॉड है। इंसानों के फीट जो है ब्रॉड नहीं है, इसलिए प्रेशर ज्यादा गिर जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आगे बढ़ते हैं। क्रिश एंड किरण पंच द हैमर इन द हिट हैमर गेम। जो हमने वो पेंगू भाई का गेम देखा था पिछले क्लास में, वो सेशन फिर से बोल रहा हूं, जरूर देख के आओ। वो एक गेम होता है ना जिसमें ऐसे कोई लटकता है बॉब, ऐसा एक, उसमें ऐसे पंच करते हैं और वो जाके लगता है और वो एक स्कोर दिखाता है, हाई स्कोर, इतना तेजी से आपने पंच कर दिया। तो वो हैमर, हिट हैमर उसमें होता है। और किरण वोन द गेम, सो किरण प्रेशर इज मोर देन क्रिशेस। इज दिस ट्रू? जितने जोर से उसने प्रेशर पंच मारा है तो उतना क्या है? ये तो लॉजिकल बात है, ऑब्वियसली भैया ट्रू ही होगा, क्योंकि उसने ज्यादा मारा है इसलिए उसने जीता है। प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट किया है इसलिए वो जीत गया है। सर ऑब्वियसली बात है। द शार्प पेंसिल एक्सर्ट्स लेस प्रेशर ऑन द पेपर देन अ ब्लंट पेंसिल। अब तुम बताओ, एक शार्प पेंसिल है, एक शार्प पेंसिल है ऐसा, ठीक है, और एक ब्लंट पेंसिल है ऐसा। एक शार्प पेंसिल है ऐसा और एक ब्लंट पेंसिल है ऐसा, तो ज्यादा प्रेशर कौन देगा? हमने पहले ही देखा था बटर नाइफ और हमारा जो चाकू था गुड्डू 2 के पास, उसके साथ हमने देखा था। तो इसमें क्या है? इसमें एरिया कम है, इसमें क्या है? एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा मतलब प्रेशर कम, और एरिया कम मतलब प्रेशर ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, तो ऑब्वियसली शार्प ये लेस नहीं करेगा। शार्प जो है ये शार्प है, एरिया कम है, तो प्रेशर लेस नहीं, मोर प्रेशर। ये होगा मोर प्रेशर, ठीक है, इसीलिए सेंटेंस फॉल्स है। ऑब्वियस सी बात है, इजी, वेरी इजी। चलो इसके बाद अब थोड़ा गैस और लिक्विड का फंडा देख लेते हैं। अब तक हमने जो भी देखा है यह है सॉलिड्स का। सॉलिड्स में प्रेशर कैसे एक्ट करता है और कैसे एक्सर्टेड होता है, हमने वो देख लिया है। अब हम थोड़ा लिक्विड और गैस का भी देख लेते हैं। बात यह है कि लिक्विड और गैस में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ये हमने क्लास 6th 5th में पढ़ा था कि ये टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ा लेस टाइटली पैक्ड, और गैसेस में एकदम लूजली पैक्ड, पैक्ड ही नहीं होते। लेकिन ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिस कंटेनर में ये लोग हैं, लिक्विड के लिए वो कोई ग्लास हो गया, कोई बीकर हो गया, कंटेनर हो गया, वैसे ही गैसेस के लिए कुछ भी हो जाए, जैसे एक बलून हो गया, उसमें भी तो गैस ही है, एयर। तो वो क्या करते हैं, जो उनके पार्टिकल्स हैं, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स, वो अपने वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे परपेंडिकुलर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जैसे ये है। तो ये क्या है? ये प्रेशर कहां एक्सर्ट हो रहा है? ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये ऐसे परपेंडिकुलर टेंजेंट में, एक परपेंडिकुलर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पे ऐसे परपेंडिकुलर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो ये सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, अपने सरफेस पे, ठीक है, ये सरफेस है, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये गैसेस है, ये अपने सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऐसे। लिक्विड भी अपने सरफेस पे ऐसे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन दी वॉल्स, ऑन दी वॉल्स, on the walls of the container। तो on the walls of the container पे ये प्रेशर करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज, do not have a definite shape और size। जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। यही तो है लिक्विड और सॉलिड गैसेस का फंडा। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वही तो बोला मैंने कि दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। Exert pressure all directions but on the walls of container। ये याद रखना, ये याद रखना, on the walls of the container, ये जो कंटेनर का वॉल्स है उसी में ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड्स, फ्लूइड एक नाम है, ये एक टर्म है, ये ध्यान से देख लेना। टर्म का नाम मतलब ये होता है सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो। फ्लो, फ्लूइड, फ्लूइडिटी मतलब आई कैन फ्लो थ्रू इट, पानी फ्लो करता है, गैसेस दे कैन फ्लो, सो दीज टू आर कॉल्ड फ्लूइड्स, सॉलिड एंड फ्लूइड।
Okay, solids do not flow, they can be pushed, but solids and fluid can flow because their particles are loosely packed. Water is a bit less and gases are very less, so gases are totally loosely packed. Okay, next, why do fluids exert equal pressure in every direction? जैसे हमने अभी दिखाया था, ये एक वॉल है, मतलब कंटेनर है, उसके वॉल पे एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, तो ये सारे डायरेक्शन में सेम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्यों का आंसर मैं ही बता रहा हूं तुम्हें। वाई डू फ्लूइड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन? बिकॉज देयर आर पार्टिकल्स विच आर लूजली पैक्ड, सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप सिंस दे आर कन्फाइंड। उनको एक बंद कमरे में, सपोज तुम ऐसे खड़े हो, अब चारों ओर दीवार नहीं है, अब इधर से एक दीवार पे बंद हो गए तुम, एक छोटे से कमरे में, छोटे से बॉक्स पे, तो तुम तो ऐसे प्रेशर चारों ओर एग्जर्ट करोगे इक्वल। तो इनके लिए वैसा है, एक वॉल पे कन्फाइंड है, कंटेनर एक वॉल है, तो उसमें वो चारों दिशाओं में सेम फोर्स एग्जर्ट करेंगे। क्योंकि मैं ही हूं ना, इधर ज्यादा इधर कम तो नहीं दे सकता, चारों ओर सेम प्रेशर एग्जर्ट होगा क्योंकि फोर्स सेम है, क्योंकि सबका मास सेम है। ठीक है, मास सेम होंगे और ये फोर्स सेम एग्जर्ट करेंगे ऑन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, वाई आर ओवरहेड वाटर टैंक्स प्लेस्ड एट हाई? मतलब ये टैंकी तुमने देखा होगा, तुमने वो वाला वेब सीरीज तो देखा होगा पंचायत, उसमें ऐसा टंकी होता है पंचायत वेब सीरीज में, राइट, जहां पे वो ऊपर चढ़ते हैं टंकी में। तो तुमने देखा होगा ये टंकी क्यों होता है, और हमारे घर में जो वाटर टैंक है वो छत पे क्यों होते हैं? इसका रीजन है फ्लूइड्स में प्रेशर ज्यादा होता है ऑन हाइट, मतलब जितना डेप्थ होगा कंटेनर में उतना नीचे उतना प्रेशर बनेगा। मतलब अगर इधर से पानी खोल देते हैं तो ये जब नीचे आएगा इस लेवल पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। जितना ज्यादा प्रेशर मतलब उतना ज्यादा फोर्स, और जितना ज्यादा फोर्स या प्रेशर उतने तेजी से वो घरों में पानी पहुंच जाएंगे, पानी का स्पीड ज्यादा होगा। इसीलिए टंकी ऊपर होते हैं, क्योंकि पानी को जब छोड़ेंगे पाइप से नीचे आते आते इस पोजीशन में उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो सबके घरों में, छोटे छोटे जो घर होते हैं गांव में, उनमें जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे बिना एक्सटर्नल पंप के। पंप भी नहीं चाहिए, पंप होता है ना घर में तो बिजली लगती है उसपे, इसमें पंप भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका रीजन हमने ये क्वेश्चन पूछा है कि टंकी हमेशा हाइट पे क्यों लगाएंगे भाई? क्योंकि और ऑल्सो डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? हाँ, हमने तो देखा ही है भैया, वॉल्स पे एक्सर्ट करते हैं, ये सब तो करते ही, हमने भी देखा है। और डज द हाइट ऑफ द टैंक इफेक्ट द फोर्स ऑफ द वाटर कमिंग फ्रॉम द टैप? 100%। जितना ऊंचा होगा पानी, जितना तेजी से नीचे आएगा, नीचे उसका प्रेशर बढ़ेगा। इसका हमने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में हम देख लेंगे, उसमें ऐसे वाटर कॉलम रहते हैं, उसके नीचे बलून लगा देते हैं, तो हाइट जिसमें ज्यादा पानी है उसमें बलून ज्यादा फूलेगा, और जिसमें कम पानी है उसमें बलून कम फूलेगा। ये हम टैली करके दिखा देंगे। ठीक है, कि एक कॉलम है उसमें जितना ज्यादा पानी है, तुम अपने एनसीईआरटी में देख लेना, उसमें है। ठीक है, अब इसका हम आंसर देते हैं। वाई आर ओवरहेड टैंक्स ऑलवेज बिल्ट एट हाइट्स? क्यों? क्योंकि फॉर मोर प्रेशर। हाँ, सीधी सी बात है, ज्यादा प्रेशर चाहिए इसलिए हाइट पे लगा दिया। अब क्यों भैया, क्या है प्रेशर का, क्या हिस्से? डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? हाँ, हमने देखा है लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर दैट इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। जैसा मैंने अभी बोला था, वाटर का कॉलम होता है, एनसीईआरटी में एक्टिविटी है, हम देख लेंगे, उसमें थोड़ा डायग्राम दिखा देते हैं तुमको ड्रॉ करके। तो सपोज ये वाटर कॉलम है, ये ऐसा वाटर कॉलम है, ये एक पाइप है वाटर कॉलम, इसमें इतना पानी है, और एक दूसरा है, ठीक है, जिसमें कम पानी है। ठीक है, तो देखा जा रहा है इसमें अगर एक बलून लगा देंगे तो बलून इतना फूला, इधर एक बलून मतलब चिपका दिए हैं ऐसे, तो इतना पानी है तो बलून इतना फूल रहा है, लेकिन ज्यादा पानी है तो बलून ज्यादा फूल रहा है। तो ये ज्यादा फूल रहा है, क्यों? क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है। क्यों? कॉलम का पानी का हाइट जो है, इसमें जो हाइट है, ये हाइट है h, और इसका हाइट अगर ये पकड़ ले h1, तो h ग्रेटर है h1 से। तो अगर हाइट ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा, हाइट कम प्रेशर कम। ठीक है, तो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर
दैट इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। ये जो हमने अभी बोला है, ये ऐसे ही रफ ली दिखा दिया तुमको, ये अच्छे से हम एनसीईआरटी जब देखेंगे अभी उसमें कवर कर लेंगे, उसके लिए इंतजार कर लो कि क्या ये हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, Does the height of the tank affect the force of water coming from your tap? 100%। जितना ऊंचा हाइट उतना ज्यादा फोर्स। क्यों? क्योंकि जितना ऊंचा हाइट, हमें यह पता है कि लिक्विड ज्यादा प्रेशर देंगे अगर हाइट ऑफ वाटर कॉलम ज्यादा है। तो वाटर कॉलम में हमने क्या देखा था, अभी हमने क्या देखा, ये वाटर कॉलम है, ये ऐसा वाटर कांच का बना हुआ कॉलम है, इसमें पानी भरा है, ये पानी है, ये हमने देखा है। तो हमने ये भी देखा जितना ज्यादा ये हाइट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, इसीलिए बलून ज्यादा फूल रहा है। ये कम है तो बलून कम फूलेगा, ये ज्यादा है तो बलून ज्यादा फूलेगा। तो जितना ज्यादा हाइट है, ये हाइट जितना ज्यादा है, ये प्रेशर उतना ज्यादा है। तो हाइट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन केस ऑफ दिस। हाइट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने देख लिया है। तो ये अगर लॉजिक है, तो अगर ये टंकी हम देखें उसमें भी एक पाइप लगा है, वो भी पाइप तो वाटर कॉलम की तरह ही एक्ट कर रहा है, वो भी तो ऐसे ही एक्ट करेगा पाइप। इसमें जितना ऊंचा पानी का हाइट होगा नीचे प्रेशर उतना बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट। भैया अगर हम कॉलम पे पानी रख रहे हैं, उसमें हाइट ज्यादा डाल रहे हैं पानी का, नीचे बलून ज्यादा फूल रहा है, तो अगर ये पाइप कंप्लीट कर दें तभी तो वो टंकी का पाइप था जो ऊपर से एकदम नीचे तक आ रहा है, ये टंकी का पाइप था, है कि नहीं था, राइट। तो अगर जितना ज्यादा टंकी का पाइप का हाइट होगा उतना ज्यादा होगा फोर्स। क्यों? हायर द टैंक ग्रेटर द वाटर प्रेशर, और ग्रेटर द वाटर प्रेशर मतलब स्ट्रॉन्गर द वाटर फ्लो। क्यों? क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ, तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा फोर्स इन द वाटर फ्लो। समझ में आ गई बात? इजी सी बात है। चलो आगे देख लेते हैं। यही एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने इतनी देर से बातें की, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर देता तो ये हो जाता। शिट, देख लो क्या है। तो ये है डू लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर वाटर कॉलम्स एंड बलून। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, अच्छे से एक्टिविटी देख लेना। ये वाटर कॉलम मैंने ड्रॉ किया था। अब तुम बिना डायग्राम के अगर समझ चुके हो तो इसमें तो और बढ़िया समझोगे। देखो, टेक टू ट्रांसपेरेंट पाइप्स ऑफ इक्वल हाइट बट डिफरेंट डायमीटर्स। तो ये इक्वल पाइप्स हैं, हाइट इक्वल है दोनों का। ये देखो, इधर से ड्रॉ करके दिखा देता हूं तुम्हारे इजी के लिए। ये इसका इधर से इधर तक का जो हाइट है h है, तो इसका भी इधर से इधर तक का हाइट h है। h दोनों में सेम है, लेकिन इसका जो एरिया है, ये एक डायमीटर है d, तो इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, कैपिटल D, और d इस d से ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है? इजी। नाउ ये नैरो पाइप है इसलिए d स्मॉल है, ये ब्रॉड पाइप है, d ज्यादा है। ठीक है, अब बोल रहे हैं फिक्स अ बलून एट द बॉटम ऑफ ईच पाइप। दोनों के नीचे हमने बलून फिट कर दिया, मैंने ये बोला है। ठीक है, डन। फिल बोथ पाइप्स विथ वाटर विद द सेम लेवल। हमने इसमें भी इतना तक वाटर भरा है और ये सेम लेवल में हमने इधर भी पानी भरा है, सेम। बट इसमें एरिया ज्यादा है, इसमें एरिया कम है। तो अकॉर्डिंग टू सॉलिड का जो लॉ है भैया, एरिया ज्यादा मतलब प्रेशर कम, तो ये बलून तो कम फूलना चाहिए, ये बलून तो कम फूलना चाहिए, क्योंकि इसमें एरिया ज्यादा है, डी ज्यादा है, डी तो ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, मतलब प्रेशर कम है, तो ये तो कम फूलना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि बोथ बलून्स बल्ज इक्वली, दोनों में सेम लेवल का जो वो बल्ज हुआ है, दोनों ने इक्वल अमाउंट में फूल चुके हैं, कोई ज्यादा कम नहीं है। इसका हाइट सेम है, हाइट सेम है, ब्रॉड है ये वाला, ये चौड़ा है, मतलब इसमें ज्यादा पानी नहीं है, इसमें ज्यादा पानी है। एक तुम्हारे पास एक पतला बॉटल है और किसी दोस्त के पास एक गमले जैसा बॉटल है, तो वो तो ज्यादा पानी पकड़ेगा ना, पतला बॉटल में कम पानी आएगा। तो लॉजिकली इसमें सेम अगर हाइट है तो इसमें पानी ज्यादा है, क्योंकि इसमें एरिया ज्यादा है। सिलेंडर का एरिया कैसे करते हो, जितना वॉल्यूम कैसे करते हो सिलेंडर का, ऐसे ही हाइट और डायमीटर का यूज करके, ठीक है, वैसे ही करते हो। तो अभी इसमें जो हो रहा है, इसमें जो हाइट है वो हाइट सेम है पानी का लेवल, लेकिन ये ब्रॉड है, फिर भी बलून सेम फूल रहा है। तो लॉजिक यह है, सॉलिड में जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लिक्विड और फ्लूइड में फॉलो नहीं होगा। फ्लूइड्स के लिए वो अलग है, फ्लूइड्स के लिए हाइट मैटर करता है। जितना हाइट
उतना प्रेशर। हाइट अगर दोनों का सेम है तो जो चाहे एरिया हो, जो चाहे शेप हो, ये शायद सर्कल है, ये शायद कोन है, ये सिलेंडर नहीं है, फिर भी कोई मायने नहीं रखता। हाइट अगर दोनों का सेम है, लेवल, देन नीचे प्रेशर सेम रहेगा। कोई वॉल्यूम इसमें पॉइंट नहीं है। इधर पानी का वॉल्यूम नहीं इंपॉर्टेंट है, वाटर का हाइट इंपॉर्टेंट है। ये है फ्लूइड का प्रेशर वाला फंडा। यही समझाने के लिए ये मैंने किया, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो बोल रहे हैं कि वाटर प्रेशर डिपेंड्स ऑन ओनली हाइट, नॉट विड्थ, नॉट अमाउंट। मतलब कितना पानी है कोई मैटर नहीं करता, कितना विड्थ है कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करता है हाइट। इसका शेप भी मैटर नहीं करता। मतलब अगर ऐसे दो ले लेते हैं, एक ऐसा बीकर है, ठीक है, इसका नीच का पार्ट हमने काट दिया है, इसमें बैलून लगा दिया है, ठीक है, ये बैलून है। और इधर एक ऐसा स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है ऐसा, इसमें लगा दिया है। अब दोनों में इतना ही लेवल का पानी है, सेम लेवल का पानी है, सेम लेवल। तो इसका जो फुलवाहट है ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा। लेवल हाइट अगर दोनों का सेम है, एच तो ये इक्वल होगा। इतनी सी बात है। शेप साइज कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ हाइट मैटर करता है वाटर प्रेशर के लिए। इफ मोर वाटर पोर्ड मोर हाइट बलून्स बल्ज मोर। तो अगर किसी में हमने ज्यादा पानी डाल दिया, हमने इधर तक पानी डाल दिया, तो ये ज्यादा दिखा देता हूं, नहीं तो तुम बोलोगे सर डाउट नहीं जा रहा। इधर तक हमने पानी भर दिया इसमें, ठीक है, पानी हमने इधर तक भर दिया। अब हाइट इसका इतना है h, और ये इसका हाइट इतना है, ठीक है, h1, और ये इसका हाइट है, ठीक है। तो h1 ज्यादा है h से, इसका मतलब है P1 ज्यादा होगा P से, और ये बलून ज्यादा फूलेगा, ये बलून ज्यादा फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट ज्यादा हो चुका है। तो शेप मैटर नहीं करता, ओनली हाइट मैटर करता है। और ये P1 है, प्रेशर 1, और इस पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर, तो P से P1 ज्यादा होगा। क्यों? हाइट से डिपेंडेंट है। मोर हाइट मोर बलून बल्ज, मोर प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ। ये ज्यादा हो गया मतलब डीप, ये ज्यादा हो गया। ये हाइट ज्यादा मतलब डेप्थ ज्यादा, ये हाइट कम मतलब डेप्थ कम। इसलिए टंकी इधर कर दो भैया, टंकी चांद पे कर दो, टंकी स्पेस में कर दो, तो ज्यादा फोर्स से नीचे आएगा। जितना ज्यादा डेप्थ बनेगा, हाइट बनेगा, उतना ज्यादा इधर प्रेशर बनेगा, उतना ज्यादा इधर प्रेशर बनेगा। इतना बात है। चलो नेक्स्ट, प्रेशर इन फ्लूइड्स। ये मैंने अभी बोला है। ये देखो, एक पानी का बॉटल है, फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रेशर इन फ्लूइड। अभी तक हमने समझ लिया है फ्लूइड में, भैया मैंने समझ लिया है, कोई शेप वॉल्यूम अमाउंट मैटर नहीं करता है, सिर्फ हाइट मैटर करती है। डन, समझ लिया। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। एक बॉटल लिया है हमने, एक बॉटल लिया है अपने, उसमें छेद कर दिए, 1 2 3 4, 4 छेद कर दिए। अब ये है इसका हाइट, ये है, वो तो है ही, वो तो हमें पता है। अब क्या कह रहे हैं, प्रेशर डेप्थ के साथ डिपेंडेंट है। ये है इधर से इधर तक है इसका हाइट, और हाइट का ही दूसरा नाम है डेप्थ, पता है हमें। हमने ये भी देख लिया है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट से, मतलब डेप्थ से, ठीक है, ये भी हमने पहले देख लिया है। अब बोल रहे हैं एज द डेप्थ इंक्रीजेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? देखो ये पानी नीचे जा रहा है, पानी का लेवल देखो नीचे जा रहा है। अब ये अगर डेप्थ है तो इधर पहला पॉइंट ये है इस लेवल पे, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो ये जो है डीपेस्ट पॉइंट है मरियाना ट्रेंच, एकदम डीपेस्ट पॉइंट, ये सबसे कम पॉइंट। तो इसमें देखो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस डी, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है डी, और ये वाला जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इतना, ये है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी तो बहुत ज्यादा है इस डिस्टेंस से। ये वाला जो है ये बस इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना सा डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन ये वाला जो होल है, ये वाला जो है, ये इतना वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना जा रहा है तेजी, मतलब इधर प्रेशर ज्यादा है। तो इधर प्रेशर P1 और इधर प्रेशर P2, तो P1 ज्यादा है P2 से। इतना तो हमें समझ में आ गया है भैया, इतना तो समझ में आ गया है भैया। डर्टी नहीं करना है, सिंपल से लास्ट दिखा देते हैं। इधर एक बार और लिख के दिखा देते हैं कि ये एक है, ये एक है, इसका रेंज इतना है, इतना सा, इसका रेंज इतना है, इतना सा। तो इसका रेंज जो है ये बहुत ज्यादा है, इसका रेंज कम है, ठीक है। तो जितना ज्यादा डेप्थ
डेप्थ उतना ज्यादा प्रेशर। सिंपल सी बात है। चलो आगे देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर इन फ्लूइड्स। द वॉल ऑफ द डैम्स आर मेड थिकर एट द बॉटम्स देन टॉप। तो ये एक डैम है। डैम में देखो ये कितना थिन है, ये कितना थिक है। मतलब ये इसका ब्रॉडनेस देखो, इसका ब्रॉडनेस देखो और इसका देखो। तो इसका लॉजिक क्या है भैया? लॉजिक यह है कि भैया जितना हम नीचे जाएंगे, हमें पता है इधर डेप्थ डी डेप्थ कम है, और जितना नीचे जाएंगे ये डार्क हो रहा है तो इधर डेप्थ ज्यादा है। हमें ये पता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के साथ, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के साथ। तो डेप्थ ज्यादा मतलब नीचे प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा मतलब इस पे फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा तो ये टूट सकता है भैया, ये टूट सकता है। तो इसीलिए नीचे ब्रॉड कर दो ताकि वो नीचे जो ज्यादा प्रेशर या ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा वॉल पे, क्योंकि हमें पता है फ्लूइड कहां प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? अपने वॉल्स पे। तो ये तो वॉल्स पे ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना। तो इधर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये P, और इधर P1, और इधर जो P2 कर रहा है, इधर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इधर भी कर रहा है। तो हमें पता चल चुका है P1 कम है और P2 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि P2 में जो D है नीचे, D2 वो डेप्थ ज्यादा है, और P1 D1 ऊपर है, तो डेप्थ इसमें कम है। तो डेप्थ कम मतलब प्रेशर कम, लो, और डेप्थ ज्यादा मतलब प्रेशर हाई। इतना सा बात है। ये हो रहा है इधर, लॉजिकल है, इजी 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 है। प्रेशर ज्यादा नीचे है, प्रेशर ज्यादा कम है, क्योंकि डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। द बेस ऑफ द डैम रिसीव्स मैक्सिमम प्रेशर, क्योंकि इधर मैक्सिमम प्रेशर आएगा, इधर कम प्रेशर आएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्विज टाइम कर लेते हैं। ठीक है, वाई आर ओवरहेड वाटर टैंक्स प्लेस्ड एट हाइट? ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी तुम एक बार देख लो। लिखा है टू स्टोर मोर वाटर, ये कोई बात हुई। टू डिक्रीज द वाटर प्रेशर, हम क्यों करना चाहेंगे वाटर पर? हम पागल हैं, हम पागल हैं। टू कीप वाटर कूल, ऊपर सूरज के और पास लेके जा रहे हैं उसको कूल करने के लिए? नहीं। क्यों? टू इंक्रीज द वाटर प्रेशर एट द टैप्स बिलो, नीचे के जो टैप्स हैं उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा कैसे होगा? क्योंकि डेप्थ ज्यादा होगा। डेप्थ मतलब हाइट ज्यादा है सर। तो प्रेशर डेप्थ हाइट, इसके लिए इंक्रीज किया जाता है डेप्थ को। क्यों? इसीलिए हाइट पे है, जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा डेप्थ, दोनों सेम है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो। व्हाट डिटरमाइंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट बॉटम ऑफ द कंटेनर? वॉल्यूम डिपेंड करता है? नहीं। कलर कैसे करेगा? क्या है ये सब? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम और शेप ऑफ द कॉलम। मैंने बोला है शेप, साइज, वॉल्यूम, अमाउंट कुछ मैटर नहीं करता। एक चीज मैटर करता है फ्लूइड में, और वो है हाइट। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम मतलब ये जो हमारे पास कॉलम था, ये जो हमारे पास कॉलम था उसमें पानी का हाइट कितना है? ये अगर पानी है इसमें हाइट कितना है? ये हाइट ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देख लो, इधर क्या है? इन द एक्सपेरिमेंट यूजिंग टू पाइप्स एंड डिफरेंट डायमीटर्स, जो हमने देखा था एनसीईआरटी वाला, दोनों सेम हाइट का कॉलम है, एक ब्रॉड है एक थिन है, नैरो है, तो दोनों है। दोनों के नीचे हमने बैलून लगाया था। बलून्स बल्ज इक्वली बिकॉज बोथ पाइप्स कंटेन्ड इक्वल वेट ऑफ वाटर। नहीं, एक में तो ज्यादा पानी था। हाइट ऑफ वाटर कॉलम was सेम इन बोथ पाइप्स, balloon were of the same size, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। एयर was present in both pipes। नहीं भाई, हम दोनों को पता है, तुम्हें और मुझे पता है, इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हाइट बस ओनली डिसाइडिंग फैक्टर है, ओनली डिसाइडिंग फैक्टर है। फैक्टर क्या है?
हाइट, ओनली डिसाइडिंग फैक्टर है हाइट, और कुछ मैटर नहीं करता। What conclusion can be drawn from the bottle experiment with holes on its sides? हमने अभी एक बॉटल एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें होल्स किए थे 4, एक ऊंचे में कम डेप्थ पे, एक ज्यादा डेप्थ पे। कम डेप्थ वाला कम डिस्टेंस पे पानी गिरा रहा था, नीचे ज्यादा डेप्थ वाला दूर दूर तक पानी गिरा रहा था। ये कहता है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ओनली डाउनवर्ड। नहीं भैया, साइड में कैसे जा रहा है, वो तो नीचे जाता, फिर साइडवर्ड कर रहा है तो डाउनवर्ड तो नहीं है। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ओनली अपवर्ड, फिर तो ऊपर जाता, साइड में क्यों जा रहा है, अप डाउन नहीं है। लिक्विड्स तो हर दिशा में, ऑल डायरेक्शन में, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर वो एक्सर्ट करता है, राइट। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन 100% ऑल डायरेक्शन में करता है। लिक्विड्स डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ये हमें पता है क्योंकि वो वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। गैसेस, लिक्विड्स, फ्लूइड्स अपने वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। Why does water spurt मतलब ऐसे फ्लो कर जाता है आउट ऑन अ लीकिंग पाइप लाइक अ फाउंटेन। कोई पाइप देखा होगा तुमने, पानी का पाइप है, उसमें कोई लीकेज हो जाता है तो पानी ऐसे फवारा की तरह, फाउंटेन की तरह ऐसे करके निकलता है। मतलब ऐसा, अगर डायग्राम देख लें, अगर पेन ड्रॉ करके दिखाएं तो ये एक पाइप है, वाटर पाइप है, इसमें एक छेद हो जाता है तो पानी ऐसे ऐसे निकलता है, पानी ऐसे ऐसे निकलते हैं फाउंटेन की तरह तेजी से। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है? बिकॉज एयर प्रेशर इनसाइड पाइप। हट, एयर प्रेशर कैसे होगा? नहीं, एयर प्रेशर से नहीं होगा। बिकॉज वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप। कंटेनर इधर क्या है? पाइप है। बिकॉज वाटर इज पुश्ड बाय द पंप। नो नो, बिकॉज वाटर इज लाइटर देन एयर। कोई हो सकता है? नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप इन ऑल डायरेक्शन। इसीलिए कहीं पे भी अगर छेद होता, इधर भी होता तो वो ऐसे ही निकलता, अगर इधर भी होता वो ऐसे ही निकलता, सेम, क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है, प्रेशर अपने वॉल्स पे एक्सर्ट कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ विंड। अभी हमने प्रेशर देख लिया है, फ्लूइड देख लिया है, फ्लूइड में कैसे प्रेशर काम कर रहे हैं देख लिया है, सॉलिड में कैसे काम कर रहा है देख लिया है। हमें अभी पता है कि प्रेशर मतलब अपथ्रस्ट या थ्रस्ट, जो कि है परपेंडिकुलर फोर्स बाय यूनिट एरिया इन सॉलिड्स। It depends directly proportional to the pressure or force that is exerted perpendicularly and inversely proportional to the area on which it is acting, right? लेकिन फ्लूइड्स के लिए हमें पता है सिर्फ height is the deciding factor. Only the height of the water column is deciding factor and fluids exert pressure on all direction on the walls of the container where it is stored. ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ विंड। अब ये विंड कैसे फॉर्म होता है भैया? हवाएं चलती हैं, ये गाने होते हैं ना, हवाएं हवाएं, तो हवा चलते हैं मुझे पता है, लेकिन ये हवा बनते कैसे हैं, हवा कैसे चल रहे हैं वो देख लेते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये तो हमें पता है, ग्रेडियंट के हिसाब से एयर मूव करेगा। जहां पे हाई प्रेशर है, जहां पे हाई प्रेशर है, प्रेशर ज्यादा है, उधर से लो प्रेशर की तरफ। जैसे कि इधर इधर ज्यादा हवा है, इधर कम है, तो एयर मूव्स फ्रॉम एन इन्फ्लेटेड बैलून विच इज हाई प्रेशर। ये इसमें हाई प्रेशर है, हाई है, ठीक है, और इसमें लो है, इसमें लो है, ठीक है। तो एम्प्टी बलून है, ये लो है, तो हवा तो इसमें से इस तक जाएगा, ऐसे जाएगा, तो यही है हाई से लो प्रेशर के जाएगा, और इसको विंड कहते हैं। इसी मूवमेंट को हम विंड कहते हैं। मतलब हम जो विंड फील करते हैं ना कि हाँ भाई हवाएं चल रही हैं, ये विंड है, तो ये हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जा रहे हैं। ये बेसिक है। कैसे प्रूव करोगे सर तुम? ये कैसे प्रूव कर रहे हो सर? ये ऐसे प्रूव कर रहे हैं, जहां पे हाई प्रेशर वाला इन्फ्लेटेड बैलून है, पूरा हाई फुल फिल्ड बैलून है इन्फ्लेटेड, उधर से एम्प्टी बैलून की तरफ हवा जाएगा। लॉजिक ठीक है कि जहां हाई प्रेशर है, अगर इसको ऐसे छोड़ दिए, अगर हवा नहीं चलना होता, अगर नहीं जाना होता विंड को, तो वो खड़ा रहता, ये बैलून अपने में रहता, ये बैलून अपने में रहता, सेम साइज होता, ठीक है। लेकिन अभी इसको अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो इधर इधर से हवा इधर तक जाएंगे और दोनों सेम लेवल पे आके रुक जाएंगे, दोनों में इक्विलिब्रियम बनेगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? एक बैलेंस बन जाएगा, इधर ज्यादा इधर कम है, दोनों में इक्वल हो जाएंगे। ये पानी में भी होता है, दो बकेट्स हैं, दोनों में होल है, सपोज ऐसा हमने किया, एक बकेट है ऐसा, एक बड़ा सा बकेट है, इसमें ऐसा एक
पाइप है, इसमें एक और बकेट है ऐसा, ठीक है। अब इसमें पानी डाल दिया है इतने, अब ये इधर खाली है तो ये पानी इधर से इधर फ्लो होगा और ये हाइट इधर आके दोनों में सेम हाइट होके रुक जाएगा। ये तो लॉजिक है, ये तो लॉजिक है, वही चीज है, दोनों में सेम हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो वही है। नेक्स्ट और क्या है, ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस फास्टर द विंड। ये जितना डिफरेंस होगा, इधर बहुत ज्यादा इधर खाली, तो बहुत तेजी से चलेगा। अगर दोनों में कम डिफरेंस है तो कम तेजी से चलेगा, धीरे धीरे हवाएं चलेंगी। तो ज्यादा जब हवाएं चलती है ना, समझ लेना कि बहुत हाई प्रेशर एरिया से बहुत लो प्रेशर एरिया पे हवा चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये भी बचपन में हमने देखा था, सी ब्रीज लैंड ब्रीज, ये कोस्टल एरिया में होते हैं। कैसे होता है इसका एक बेसिक समझा देता हूं तुम्हें। तो जहां पे गर्मी ज्यादा हो जाएगी ना, हॉट बन जाएगा। तुमने ये तो सुना ही है हॉट एयर बैलून, क्या होता है उसमें, जब हवा हॉट हो रहा है तो लाइट हो जाता है। हवा जब हॉट बनता है तो वो लाइट बनता है और वो ऊपर उठ जाता है। हॉट एयर का यही उसका जो है डेस्टिनी है कि जब हॉट होता है, वार्म होता है, तो वो ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। इसीलिए हॉट एयर बैलून ऊपर उड़ जाते हैं। जितना हॉट होगा वो लाइट होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी पे पूरा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चल रहे हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं। तो ये एरिया सन के प्रेजेंस पे जो सैंड है ना, तुमने कभी बीच पे जाके देखा होगा, जो सैंड है वो बहुत गर्म होता है, तपता हुआ पूरा लावा की तरह लगता है, इतना गर्म है। लेकिन पानी ठंडा है, ठीक है। पानी और सैंड इन दोनों का एक ही चीज डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, वो है कि सैंड या लैंड ये जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। टेम्परेचर जल्दी से हाई हो जाता है, जल्दी से ड्रॉप कर जाता है। लेकिन वाटर का सीन ये है, वो टाइम लेके धीरे धीरे गर्म होता है और टाइम लेके धीरे धीरे ठंडा होता है। ये बेसिक है। अब जैसे ही सूरज ऐसे आया, सूरज हुआ मध्यम, तो ये एरिया हॉट हो गया, ये हॉट हो गया। क्यों? क्योंकि ये लैंड है, सैंड है, इसमें ये हॉट हो गया। इधर जो हवाएं हैं ये हॉट हो गई, वार्म हो गई और वो ऊपर की तरफ चल दिए, ठीक है। तो ये वाला एरिया एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, क्योंकि इधर जो एयर था वो तो ऊपर चला गया, तो इधर एम्प्टी स्पेस हो गया, ये खाली एरिया हो गया ना, क्योंकि इधर जो एयर था वो हॉट बन गया और वो ऊपर चल गया, वो तो इधर चल गया, तो इधर का जो एरिया था वो खाली है, इसको किसी को भरना है। तो अगर एरिया खाली होता है तो इधर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि ये एरिया खाली है, हवाएं तो ऊपर चल गई, तो इधर ज्यादा हवाएं हैं, विंड है, क्योंकि सी के ऊपर ये तो कूल है, ये तो कूल है, सी के ऊपर ये तो कूल है, ठीक है। तो इधर से ज्यादा हवाएं हैं, ऊपर तो ऊपर नहीं गई, ये हवाएं इधर से इधर आ जाएंगी इनका जगह लेने के लिए। वो खाली स्पेस लेने के लिए हमें पता है भरती मतलब इन्फ्लेटेड बैलून से एम्प्टी बैलून की तरफ जाते हैं, तो इधर ज्यादा हवाएं हैं, इधर से ये इसकी तरफ जाएंगी, तो ये बन गया कूल सी ब्रीज। सी से ठंडे हवाएं आ रही हैं। हमें लग रहा है कितना अच्छा है, सी के पास ना ठंडे हवाएं आती हैं, अच्छा है। लेकिन लॉजिक ये है कि इधर का वार्म एयर तो ऊपर चल गया है, इसीलिए कूल एयर इसकी जगह लेने आ रहे हैं, और ये वार्म एयर फिर धीरे धीरे ऐसे जाएंगे, जैसे दिन ढलेगा ये नीचे आ जाएंगे कूल होके, वार्म फिर कूल होके नीचे आ जाएंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो दिन के टाइम में सी ब्रीज बहते हैं, सी ब्रीज दिन के टाइम में होते हैं, ठीक है। लेकिन रात के टाइम में लैंड ब्रीज चलता है। अब ये लैंड ब्रीज कैसे, क्या है, हमने अभी बोला तुमको कि पानी का यही है और सैंड का यही प्रॉब्लम है कि सैंड या लैंड जल्दी से गर्म हो जाते हैं, जल्दी से ठंडा हो जाते हैं, राइट। तो जैसे ही सूरज उगा तो लैंड जो है वो फट से गर्म हो गया, लेकिन पानी अभी ठंडा है, पानी गर्म नहीं हुआ है, इसीलिए लैंड के ऊपर जो गर्म हवाएं बनी वो ऊपर चली गई, एम्प्टी स्पेस बना और ये जगह लेने चली गई, भागी इसके पीछे, ठीक है। अभी जब सूरज डूब चुका है और चंदा मामा आ चुके हैं, मून है, नाइट है, इसमें क्या हुआ, लैंड का क्या था, जल्दी से हॉट होना, जल्दी से कूल होना। तो लैंड तो ठंडा हो चुका है, लेकिन पानी अभी गर्म है, वो ठंडा नहीं हो पाया, वो धीरे धीरे गर्म हुआ, धीरे धीरे ठंडा होगा वो,
ठीक है। तो अभी जो चीज है इसके ऊपर वार्म एयर बन चुका है, ये वार्म एरिया बन चुका है, क्योंकि ये तो कूल बन चुका है, इसका टेम्परेचर नीचे चला गया, ये वार्म है, तो इधर ये ऊपर गया और इधर का जो कूल ब्रीज हो चुका है, कूल लैंड ब्रीज, ये लैंड ब्रीज इसकी तरफ भाग रहे हैं। तो रात के टाइम पे लैंड के ऊपर से जो ठंडे हवाएं हैं वो वार्म जो सी के ऊपर हवाएं हैं उनका जगह लेने भागेंगे। क्यों? क्योंकि सी के ऊपर जो वार्म एयर बना था वो ऊपर चला गया है, वो ऊपर चला गया है, हॉट एयर बलून, हॉट एयर बनके ऊपर चला गया है। ये एरिया वैक्यूम है, खाली है, उसका जगह लेने हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक विंड बहेंगी। सिंपल। तो दिन के टाइम पे सी ब्रीज, नाइट के टाइम पे लैंड ब्रीज। सिंपल। टाइम ऑफ द डे, डे के टाइम पे क्या हो रहा है, सी से लैंड की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर एरिया कहां पे है, सी पे हाई एरिया है, क्योंकि इधर बहुत सारे विंड्स हैं, हाई प्रेशर है, इधर एरिया खाली है, तो लो प्रेशर एरिया बन चुका है ये वाला एरिया। क्यों? क्योंकि इधर से एयर ऊपर चला गया है, खाली है, तो इसीलिए ब्रीज टाइप सी ब्रीज है। सी से लैंड की तरफ जा रहा है इसलिए सी ब्रीज है, नाइट के टाइम पे लैंड से सी की तरफ जा रहा है इसलिए लैंड ब्रीज है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ विंड हमने देख लिया है कि हाई स्पीड विंड्स रिड्यूस एयर प्रेशर, हाई स्पीड विंड्स लोअर एयर प्रेशर, ये हम देख लेंगे बाद में भी, अभी के लिए इतना काफी है। रूफ ऑफ द हाउस ब्लोन, ये इतना प्रेशर, इतना ज्यादा फोर्स आ रहा है विंड कि घर के छत उड़ जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे कपड़े इंटैक्ट हैं। क्यों? क्योंकि इधर एयर प्रेशर बिलो द रूफ इज हायर, इधर जब धीरे हवाएं चल रही हैं तो नीचे जो एयर प्रेशर है, नीचे से जो प्रेशर है, दिखा देता हूं, नीचे से जो प्रेशर है और ऊपर से जो प्रेशर है ये वाला, ये ऊपर वाला ज्यादा आ रहा है। एयर प्रेशर बिलो द रूफ हायर है, पुशेस रूफ अपवर्ड, इसको ऊपर कर देंगे, और लार्ज प्रेशर डिफरेंस कैन ब्लो द वीक रूफ्स अवे, ये रूफ उड़ जाएगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि नीचे एयर प्रेशर जो है, एयर प्रेशर बिलो ज्यादा बन चुका है, नीचे जब प्रेशर ज्यादा बन जाएगा छत ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये लॉजिक है। और अगर बाहर ज्यादा प्रेशर है वो इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 एंड हुआ, पार्ट 2 रिकॉर्ड करके ये वाला सेक्शन फिर से कर लेंगे। तो अब देखते हैं स्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग, साइक्लोन्स, इन सब के बारे में क्या है ये चीजें और ये होते कैसे हैं। तो आज कुछ तूफानी करेंगे, चलो तूफानी कुछ कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने कवर कर लिया है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये उसी के रिलेटेड हैं क्योंकि वो विंड फॉर्म होते हैं। क्योंकि बहती हवा सा था वो, हमने देखा है कि कैसे बहती हवा होता है। तो एक चीज जान लेना, अगर वो बहती हवा है मतलब वो एक कूल ब्रीज है। हमेशा हॉट एयर या वार्म एयर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, उनका जो एरिया था वो खाली हो जाता है, उनका अड्डा कब्जा करने के लिए कूल ब्रीज आ जाते हैं। तो अगर ये लैंड के ऊपर होता है तो उसको हम सी ब्रीज कहते हैं क्योंकि सी की तरफ से वो लैंड पे आ रहा है, और अगर ये सी के ऊपर होता है और वो लैंड से सी की तरफ आ रहे हैं तो उसको लैंड ब्रीज कहेंगे। तो ब्रीज जो है हमेशा कूल विंड्स होगा, गर्म हवाएं नहीं बहती हैं। तो अगर वो बहती हवा था तो मतलब वो कूल था। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमें पता है हाउ स्टॉर्म फॉर्म्स, कैसे ये जो हमें पता है साइक्लोन, टॉर्नेडो, स्टॉर्म्स कहते हैं हम, वो कैसे बनते हैं। तो इतना हमने ऑलरेडी देख लिया है। वार्म एयर राइजेस अप, ऊपर की तरफ चले जाते हैं और उधर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। प्रेशर ना वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें पता है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि वार्म एयर राइजेस अप और वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है, वो अप हो जाता है, ऊपर चला जाता है, लेकिन नीचे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देता है। और कूल एयर जो कि आसपास होते हैं उस एरिया के, वो जल्दी से उस हाई प्रेशर एरिया से जल्दी से उस लो प्रेशर एरिया पे मूव करते हैं। इसी को हम ब्रीज कहते हैं, ये हमें पता है, ये हमें पता है। जैसे ये वार्म एयर ऊपर की तरफ चले जाएंगे और आजू बाजू से जितने कूल एयर है वो एरिया लेने के लिए आ जाएंगे। और कंटिन्यूअस सर्कुलेशन फॉर्म्स विंड मूवमेंट, अगर ये चीज कंटिन्यूअसली हो रहा है तो वो क्या होगा, विंड हो जाएगा। ब्रीज ही अगर तेज बहेगा तो उसको ही हम विंड कहेंगे, एयर है वही विंड बन जाता है, ये हमें पता है। कूलिंग एंड कंडेंसेशन फॉर्म्स क्लाउड्स एंड रेन, तो ये जो कूल एयर का जो मामला है, तो जब भी कूल हो जा रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, वैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन होता है और उसी से रेन भी हो जाता है। क्योंकि कूल फिर वो
जैसे हम आइस में भी देख लेते हैं, स्नोफॉल भी थोड़ा और टेम्परेचर और ज्यादा मतलब कम है तो हो जाएगा आइसफॉल, और अगर ये है स्नोफॉल दिखता है तब, और ये है रेन। तो ऐसे ही फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन से क्लाउड्स एंड रेन का। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है एग्जाम में, लिख के ले लो, सी ब्रीज लैंड ब्रीज से एक क्वेश्चन आ सकता है, आएगा। तो ये डायग्राम जो है ना, ये बेसिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम की तरह जरूर प्रैक्टिस करके रखना, लिख के ले लो, क्वेश्चन आने वाला है। तो लैंड है, लैंड के ऊपर से जब वो वार्म एयर ऊपर जाएगा, सी से कूल एयर सी के ऊपर से लैंड की तरफ जाएगा, इसको हम कहेंगे सी ब्रीज। ये दिन के टाइम पे होता है, और रात के टाइम पे लैंड के ऊपर ठंडी हवाएं हैं लेकिन सी के ऊपर गर्म हवाएं हैं, इसलिए वो ऊपर चले जाएंगी और उसका एरिया, लो प्रेशर एरिया फिल करने लैंड से ठंडी ठंडी हवाएं सी की तरफ जाएंगी, तो इसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज। तो दिन के टाइम पे होगा सी ब्रीज, रात के टाइम पे होगा लैंड ब्रीज। और वही अगर कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर हो रहा है, सर्कुलेशन, तो उसी को विंड फॉर्मेशन कहेंगे, और कूलिंग एंड कंडेंसेशन से ही क्लाउड बनते हैं और रेन बनते हैं। चलो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज अ स्टॉर्म? ये एक स्टॉर्म का फोटो है। अरे इतनी हवा है, मैं तो गया, मैं उड़ गया भाई। इतना हवा, कितना तेज हवा है भाई, बहुत तेज हवा है, वैसे हवाएं चल रही हैं। तो ये जो हवाएं हैं ये क्या है? स्टॉर्म इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग विंड्स। इतने तेज हवाएं हैं कि बहुत, देखो ये पेड़ पौधे पूरा उखड़ जाते हैं, इतना तेज हवाएं चल रही हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, प्लस हेवी रेन। तो अगर स्ट्रॉन्ग विंड के साथ साथ रेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको हम स्टॉर्म कहेंगे, नहीं तो उसको हम विंड कहेंगे ना, तो उसको हम स्टॉर्म कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टॉर्म। ठीक है, कॉमन इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजियंस लाइक इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर हॉट एंड ह्यूमिड रीजियन है, अगर हॉट एंड ह्यूमिड रीजियन है तभी तो लैंड के ऊपर से वार्म एयर ऊपर की तरफ चली जाएंगी, और तभी क्योंकि इंडिया पेनिनसुला है, मतलब तीनों दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है, तो बहुत दिशाओं से, सारे दिशाओं से विंड आ जाएंगी, कोल्ड विंड्स टू टेक दैट लो प्रेशर एरिया। सही कहा मैंने। तो इसीलिए जैसे हॉट एंड ह्यूमिड रीजन होगा, उधर स्ट्रॉन्ग विंड भी होगा और हेवी रेन भी होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारा वाटर कंटेंट है इन दी एटमॉस्फेयर, इसीलिए ह्यूमिडिटी ज्यादा है और हॉट भी बहुत है। इसीलिए कंडेंसेशन से हमें क्लाउड एंड रेन भी देखने को मिलेगा, और क्योंकि हॉट है इसलिए स्ट्रॉन्ग विंड्स भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो कूल एयर जल्दी से उस हॉट एरिया का, जो एरिया खाली हो चुका है, लो प्रेशर एरिया, उसको लेने के लिए आएंगे। मे ब्रिंग रेन, हेल और स्नो। रेन है, उससे थोड़ा ऊपर अगर जाओगे तो हेल स्टॉर्म भी हमें दिखता है कि रेन से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, और उससे भी और ऊपर जाओगे तो स्नोफॉल भी दिखती है। ये कंडेंसेशन के लेवल्स हैं। रेन कम कंडेंसेशन, उसके ज्यादा, उससे थोड़ा मतलब टेम्परेचर कम हो गया है तो हेल स्टॉर्म, उससे भी थोड़ा ज्यादा तो स्नोफॉल। ठीक है, अभी देखते हैं लाइटनिंग क्या चीज है। ये लाइटनिंग हो रहा है, ये लाइटनिंग गिर रही है, हमें पता है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग होती क्या है देख लेते हैं। तो तुम्हें पता ही है, इधर तुम्हें दिख रहा है एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे हमने ड्राई सेल में देखा था, याद है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, पूरा चैप्टर हमने उधर भी कवर किया था, जैसे यहां कर रहे हैं। सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज और सारे प्रॉब्लम्स हमने कवर कर लिए थे। अभी तुम देखो प्लस एंड माइनस है, इधर भी प्लस है। ठीक है, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म, पहले तो एक चीज बता लो, तुम्हें याद है ना कि प्लस एंड माइनस ऐसे मूवमेंट होता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस ऐसे मूवमेंट होता है, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, ये पता है, हमने बताया था। तो अभी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट्स मूव अपवर्ड व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड, क्योंकि गर्म हवाएं तो ऊपर जा रही हैं और एयर करंट हमने देखा था ऐसे ऊपर जा रही थी, राइट, लेकिन ड्रॉपलेट तो, रेन तो ऊपर से नीचे गिरेंगी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ना। तो अगर वो डाउनवर्ड आ रहे हैं तो दीज विगोरस मूवमेंट्स कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। एक चीज ऊपर जा रही है, एक चीज नीचे जा रही है, इतना तेजी से ये हो रहा है कि चार्ज अलग हो जाते हैं। प्लस माइनस मिला के एक न्यूट्रल चीज बनता है ना, एक प्लस वन माइनस वन, अब ये बन गया जीरो, न्यूट्रल। प्लस टू माइनस टू, अब ये बन गया जीरो। लेकिन अगर प्लस माइनस अलग हो जाए तो वो चार्ज्ड बॉडीज बन जाते हैं। जैसे कि हमने
मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रिक करंट में यह भी देखा था कि कैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी। ये ऐसे फ्रिक्शन कर रहे थे, हम घिस रहे थे, वो स्केल या रूलर को भी हमने ऐसे सर पे घिसा था या जैकेट पे, कॉटन जैकेट पे घिसा था, तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी। क्यों? क्योंकि स्टैटिक चार्ज है उसमें। क्यों? क्योंकि हमने इतना फ्रिक्शन क्रिएट किया कि चार्जेस अलग हो गए, प्लस माइनस बन गए, राइट। तो अभी ऐसा ही हो चुका है, विगोरस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, जैसे प्लस एंड माइनस में सेपरेट हो गए, राइट। द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स। तो पॉजिटिव चार्जेस देखो ऊपर की तरफ कलेक्टेड हो जाएंगी और नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड इन द लोअर एज ऑफ द क्लाउड। तो क्लाउड के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नीचे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। यह है तूफान की कहानी, यह है लाइटनिंग की स्टोरी कि कैसे होता है। ये जो हम देखते हैं ये कैसे आ रहे हैं सर, तो ये होता है चीजें, पॉजिटिव चार्ज ऊपर को, नेगेटिव चार्ज नीचे को जमा हो जाएंगी। उसके बाद अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर, नेगेटिव चार्ज नीचे, फिर इधर पैरों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो। ये एक फैक्ट है कि इधर पॉजिटिव चार्जेस का एक लेयर बन जाता है, एक्यूमुलेशन। When the magnitude of the accumulated charges become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. तो जब अगर ये मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, accumulation of charge leading to लाइटनिंग, ये चार्ज जब बहुत ज्यादा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उसका अमाउंट, उसका वैल्यू, तो उसका मैग्नीट्यूड जब एक्यूमुलेट होते होते, जमते जमते वेरी लार्ज बन जाता है, तब एयर जो कि एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, कोई ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन वो भी रेजिस्टेंस को और रोक नहीं पाता, नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो। हमने मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट में यह भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस भी एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स का। जब कंडक्टर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देगा तो करंट का फ्लो कम रहेगा। तो जो 100% रेजिस्टेंस देता है, 100% रेजिस्टेंस, उसी को हम नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोलेंगे। तो एयर के पास भी ऑलमोस्ट 100% रेजिस्टेंस है, वो कंडक्ट नहीं करेगा करंट को, लेकिन फिर भी वो इतना रेजिस्टेंस होने के बावजूद उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इतना चार्ज एक्यूमुलेटेड हो जाता है ऊपर नीचे, तो वो बह ही जाता है कि कुछ ना कुछ करके वो रीच कर जाता है। क्योंकि एयर तो एक ऐसे ही पार्टिकल से बनते हैं और ऊपर से पानी भी गिर रहा है, रेन भी हो रहा है, राइट, ड्रॉपलेट्स है, राइट, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्जेस, ये मीट कर गए, और मीट करने पे ही एक स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड आता है, इतना बड़ा, मतलब बिजली करक जाती है, राइट। वी सी स्ट्रिक्स एज लाइटनिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइंटिफिकली अगर लाइटनिंग को डिफाइन किया जाए, उसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहेंगे। क्यों? नेगेटिव से ये पॉजिटिव में आके ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, मतलब मैं नेगेटिव हूं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आके न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज, जीरो बन जाएंगे, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इसीलिए जब नेगेटिव पॉजिटिव से मीट करता है उस टाइम पे हमें ब्राइट लाइटनिंग दिखने को मिलता है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं, और साउंड भी आता है, इसको हम लाइटनिंग के साउंड में सुन सकते हैं। अब तुम्हें यह भी पता है लाइट की स्पीड ज्यादा है साउंड से, राइट, 3 लाख किलोमीटर पर आवर है लाइट की स्पीड, राइट। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पहले लाइटनिंग दिख जाता है, उसके बाद साउंड आता है, यह भी तुम्हें पता ही है, राइट। चलो, the process of electric discharge can occur between 2 or more clouds or between clouds and the earth। मतलब ये दो क्लाउड्स के बीच में भी तो चार्ज का डिफरेंस है, तो इधर भी हो सकता है। जब तुम देखते हो ऊपर ऐसे बिजली गरज रही है, बादल गरज रहे हैं, दिखता है, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज डिफरेंस पे हो रहा है। क्लाउड वर्सेस अर्थ नहीं है, चार्ज वर्सेस चार्ज है कहानी। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव कहीं डिफरेंस है, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। वो बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स हो सकते हैं, 2-3 क्लाउड्स के बीच हो सकता है, क्लाउड से अर्थ के बीच हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। बट बेसिकली डिफरेंस चार्ज इज द पॉइंट, नॉट की क्लाउड एंड अर्थ एंड क्लाउड, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। चलो, क्लाउड फॉर्मेशन हमने देख लिया, ये स्टोरी ऑफ
लाइटनिंग है, हमने पूरा देख लिया। देखिए कैसे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है पहले, उसके बाद कॉलिशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स विद इन द क्लाउड हो रहा है क्योंकि वाटर एक नीचे ऊपर जा रहे हैं, ये भी हो रहा है। उससे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज रीजियंस बन रहे हैं, जैसे हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का देखा था। घिसने से, बहुत रिगोरस मूवमेंट करने से सरफेस पे हमें मिल रहा था स्टैटिक चार्जेस। तो ये वही चार्जेस हैं जो कि चार्ज रीजियन बन जा रहे हैं क्योंकि कॉलिजन हो रहा है ऑफ पार्टिकल्स के, वाटर पार्टिकल्स के। उसके बाद इंडक्शन ऑफ चार्जेस ऑन द ग्राउंड, मतलब चार्ज ग्राउंड जो है उसमें भी चार्ज इंड्यूस्ड हो रहे हैं, एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं, ठीक है। इंडक्शन कहते हैं उसको, इंड्यूस करना, कि मैं अपना इंफ्लुएंस कर रहा हूं तुम्हें, तो तुम चेंज हो रहे हो, तो ये मैं तुम्हारे अंदर वो थॉट या वो मेंटालिटी इंड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं तुम्हारे दिमाग में यही इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम कर सकते हो, तुम करके दिखाओगे, रिजल्ट भी लाओगे और टॉप भी कर सकते हो। तो बस मन लगा के पढ़ जाओ और मेरे साथ बने रहो और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट 2 चैप्टर इजीली कर लिया है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये है इंडक्शन का एग्जांपल। मैं तुम्हें इंड्यूस किया, एक थॉट मैंने तुम्हारे दिमाग में इंड्यूस किया, तो वैसे इंडक्शन ऑफ चार्जेस बनते हैं ऑन द ग्राउंड एंड उसके साथ साथ कॉन्डक्शन होता है थ्रू एयर। एयर अब इंसुलेटर तो है ही, लेकिन फिर भी इंप्योरिटीज की वजह से, वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से और फिर केमिकल्स और ये सब जो आयंस हैं वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाते हैं। इसकी वजह से वो भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्पार्क ये दिखता है। तो ये बेसिक कहानी है लाइटनिंग की, कैसे बिजली कड़कती है। नेक्स्ट, लाइटनिंग के लिए सेफ्टी क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग लाइटनिंग एंड इट्स सेफ्टी। कोई लोग कोई बोलेंगे कि घर पे आ जा, कोई बोलेंगे गाड़ी में बैठ जा, कोई बोलेंगे पेड़ के नीचे आ जा, कोई बोलेंगे खुले मैदान में भाग, कुछ भी बोलते हैं लोग। तो ये होता क्या है थोड़ा देख लेते हैं। अरे ये क्लास के बीच में, एक तो तुम लोग इंस्टाग्राम वाले भाई, मैं पता है तुम्हें आंसर्स चाहिए, तुम्हें डाउट्स है, क्लास के बीच में फोन कर देते हो, तो ये चीज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैं रोज पोल डालता हूं इंस्टाग्राम पे, ऑलमोस्ट मैं हर जगह एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर डाउट है कमेंट्स में बताओ, कहीं पे बताओ। लेकिन तुम अगर कॉल करोगे ऐसे, मैं मना नहीं कर रहा कि कॉल मत करो, मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है तुम्हारा, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो क्लास के बीच में ये क्लास हैम्पर होता है। तो ये एक चीज है, थोड़ा ध्यान रखा करो तुम लोग यार, कि क्लास के बीच में एटलीस्ट ना करो, क्योंकि मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूं, हर एक को इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, करता रहूंगा। लेकिन देखो ऑलरेडी इसने 3 बार ऑलरेडी क्लास के बीच में कॉल कर लिया है, ये एक गलत बात है, ये थोड़ा ध्यान में रखा करो तुम लोग, ठीक है। चलो वापस देख लेते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। अभी तुम्हें पता है कि लॉजिक पे जाना है। मैं हर बार कहता हूं कि साइंस लॉजिक एंड रीजनिंग से चलता है, कोई भी रैंडम नुस्खे से नहीं चलता। इसलिए किसी की भी बात ऐसे ही मान मत लो, ऐसे ही मान मत लो। फोकस ऑन द रीजनिंग एंड लॉजिकल आंसर बिहाइंड एनी रैंडम फैक्ट और एनी रैंडम स्टेटमेंट। तो तुमने अभी देख लिया है कि लाइटनिंग होती क्या है, क्यों होता है ये सब, क्योंकि चार्ज का डिफरेंस एक्यूमुलेशन जब होता है, डिफरेंस इन चार्ज होता है, तो क्लाउड के निचले हिस्से के वो नेगेटिव चार्ज ग्राउंड के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके वो डिस्चार्ज होने के लिए आता है, इसीलिए साउंड एंड लाइट प्रोड्यूस्ड होता है। अब ड्यूरिंग लाइटनिंग नो ओपन प्लेस इज सेफ, क्यों? क्योंकि ग्राउंड में ऑलरेडी इंड्यूस्ड एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम कहीं भी ग्राउंड में जाओगे, बिजली तो ग्राउंड में ही गिरेगी, राइट? वो चार्ज डिस्चार्ज होने आएगी, राइट? तो ग्राउंड प्लेस सेफ नहीं है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। देखो ये भी मैं बोलूंगा कि हियरिंग थंडर जो है ये और एक मिसकंसेप्शन है हमारा, थोड़ा बहुत ये कुछ और बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हें कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इधर जो लिखा है ये फैक्ट है कि जैसे ही तुम्हें कोई बिजली कड़कने की या बादल गरजने के साउंड आए, एक सेफर प्लेस में जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। लेकिन जब तक तुम ये थंडर की आवाज सुन रहे हो ना, तब तक उसका हादसा हो चुका है। मतलब बिजली गिर गई है, अगर कहीं पे गिरे, कुछ डिस्ट्रक्शन होना है, लाइक पेड़ जल जाना या अनमिस हैपन, बहुत कुछ हो सकता है, तो अगर उसमें जो भी गिरना था बिजली का वो गिर चुका है, उसके बहुत बाद तुम्हें साउंड आ रहा है, तो जो एक्शन हो गया है ये बहुत आफ्टर शॉक तुम्हें आ रहा है।
तो डर के कुछ फायदा नहीं है। जब साउंड सुन रहे हो और तुम सेफ हो, मतलब यू आर ऑलरेडी सेफ। तो टेंशन और पैनिक हटाओ और जल्दी से रश टू सम सेफ स्पेस। ठीक है, ये एक बात है। After hearing the last thunder, wait for some time before coming out to the safe place। ये भी लॉजिकल बात है भाई कि हाँ, लास्ट थंडर को अभी सुना, उसके बाद थोड़ा रुक जाओ यार, ऐसे ही बाहर मत चले जाओ, खेलने मत चले जाओ। मेरे टाइम पे होता था, हम ग्राउंड में फुटबॉल खेलते थे, बारिश में फुटबॉल खेलते थे, लेकिन जैसे ही एक बिजली कड़की ना, जल्दी से भाग जाते थे, क्योंकि एकदम सेफ नहीं होता, एकदम ओपन ग्राउंड सेफ नहीं होता, कोई पेड़ के नीचे रुकना सेफ नहीं होता, कोई एस्बेस्टस या मेटल के नीचे वैसे ही रह जाना सेफ नहीं होता। सॉलिड घर के अंदर शेड के नीचे रहना सेफ है बस, बाकी कोई भी ऐसी चीज सेफ नहीं होती। इवन गाड़ी भी सेफ होती है, क्यों? क्योंकि गाड़ी के टायर्स में इंसुलेटर होते हैं, और ये एक फिजिक्स का ही लॉ है, कि अगर एक बॉडी है, इफ वन बॉडी इज देयर एंड उसके सरफेस पे चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अंदर कोई करंट का चार्ज नहीं जाता, वो सरफेस से ही डिसॉल्व हो जाता है, सरफेस से ही वो चेंज हो जाता है, चार्ज मूव कर जाता है। बॉडी के अंदर कोई चार्ज डिफरेंस नहीं फील कर सकते तुम। तो इसीलिए तुम अगर कार के अंदर बैठे रहोगे और कार के ऊपर भी बिजली कड़क जाती है, गिर जाती है, फिर भी कार के अंदर की चीजें सेफ रहेंगी, तुम बिजली से बच जाओगे। और टायर्स ऊपर से होते ही है इंसुलेटर, तो ग्राउंड में अर्थिंग तक वो रीच नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। जैसे कि ये finding a safe place, a house or a building is a safe place. If you are traveling by car or bus, you are safe inside with windows and doors of the vehicles shut 100%, क्योंकि ये एक चार्ज, एक बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर करंट आता भी है, वो सरफेस में ही रहेगा, इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग इनसाइड द बॉडी, राइट। ये एक इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है। तो इसीलिए कार के अंदर भी तुम सेफ हो। अगर बिजली गिर रही है और तुम कार के अंदर बैठे हो, स्टिल यू आर सेफ। घर के अंदर सेफ, ऐसे बाहर खुले में बैठना तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता है भाई, बहुत रिस्की है। नेक्स्ट, लोकल थंडरस्टॉर्म्स इन इंडिया, काल बोईशाखी। मैं खुद एक बंगाली हूं, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं, हालांकि मैं अभी हैदराबाद में हूं, लेकिन हमारे उधर ये काल बोईशाखी होता है। बोईशाखी मतलब है, तुम्हें पता ही होगा, पंजाब में भी ये सब होता है, बैसाखी ये सब बहुत जगह पे होता है। तो ये एक मंथ है, लाइक एग्रीकल्चरल मंथ। तो वो जो बैसाखी है उसमें आता है ये काल बोईशाखी, जो है कि मतलब एकदम काल भैरव, हमें पता है ना, वो मतलब जो कि डेंजर, एकदम स्ट्रॉन्ग, थंडर स्ट्रॉन्ग, एकदम बहुत पावरफुल। तो इसमें कौन कौन डिपेंडेंट है, ये देखो, ये है वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है, ये बिहार है और ये झारखंड है। तो ये एरिया जो है ये डिपेंडेंट है भाई। तो ये कौन कौन डिपेंडेंट है भाई? तो वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। ये एरिया जो है इसमें आता है ये काल बोईशाखी। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा, बहुत डेंजरस, ये स्टॉर्म्स का एक सीक्वेंस है। मतलब बहुत सारे स्टॉर्म्स आते हैं इस टाइम पे, डेंजरस स्टॉर्म्स, मतलब इतना तूफानी हो जाता है कि सब कुछ, मतलब पेड़ पौधे उजर देने वाला, एकदम इतना है, उजड़ जाता है सब कुछ। तो ये इन सब एरिया में होता है काल बोईशाखी। फिर बरदोईसीला, दिस इज बरदोईसीला, दिस हैपेंस इन असम, दिस इज असम, हमें पता है। तो इसमें होता है ये वाला एरिया। तो एक चीज देखो कि ये है सी, तो सी से नजदीक में ये सी ब्रीज ऐसे जाता है, राइट। तो यही एक ऐसा लूप बन रहा है इधर। तो ये जो सी का एरिया है, तो इससे ऐसे विंड जाते हैं। तो ये एरिया, ये सारे एरियाज प्रोन है टू स्टॉर्म्स एंड थंडरस्टॉर्म। क्यों? क्योंकि है तो ये हॉट एंड ह्यूमिड, इक्वेटर के पास है ऑलरेडी, हम इक्वेटोरियल कंट्री है, तो इक्वेटर के नजदीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाता है इधर से। तो अगर ये सीन है तो इधर हॉट एयर जल्दी बनेगा, और क्योंकि ह्यूमिडिटी है ऊपर से, तो वो थंडर स्टॉर्म भी बन जाएगा, राइट। और असम भी वैसा ही एक प्लेस है, राइट। मैंगो शावर्स होते हैं इन केरला एंड इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये एरिया में ये देखो, इसको मैंगो शावर्स बोलते हैं। मैंगो शावर क्यों नाम है भैया?
मैंगो शावर नाम क्यों है? देखो, मैंगो ग्रोइंग टाइम में जब ये होते हैं तब इतना तूफान होता है कि पेड़ के सारे मैंगोज जो है वो गिर जाते हैं, तो इसको मैंगो शावर कह देते हैं हम लोग। हम इसको मैंगो शावर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस एरिया में मैंगो का बहुत सारे मैंगो प्लांट्स है, ट्रीज है। तो जब ये तूफान आता है वो मैंगो की एकदम राइपनिंग वाले सीजन में आता है और उसी टाइम पे सारे मैंगोज गिर जाते हैं ट्रीज से। ये कालबैसाखी में भी देखा जाता है कि वेस्ट बंगाल में भी जब ये आता है तो लोग ऐसे भागते हैं। तुमने वो मूवी देखा होगा, नहीं देखा होगा, पौथेर पांचाली जिसको हम कहते हैं, जो सत्यजीत रॉय का एक बहुत फेमस मूवी था, राइट। तो उस मूवी में भी हम देखते हैं कि इतना तूफान है और वो मैंगोज लेने जा रहे हैं क्योंकि गिर जाते हैं वो सब। तो ये उसी सीजन में आता है, मॉनसून से जस्ट ऑनसेट ऑफ द मॉनसून पीरियड, और तभी हमें दिखता है कि जो भी मैंगोज हैं वो गिर चुके हैं। इसीलिए इस एरिया में इसको मैंगो शावर के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, राइट। मैंगो शावर्स इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एंड ये देखो, इसको कालबैसाखी कहते हैं इन दिस रीजियन। एंड लू है इधर। लू क्या है भाई? इस एरिया में लू कहते हैं। लू क्या है? हॉट एयर जब बहता है, व्हेन यू आर राइडिंग बाइक्स और कार, देन बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं बहती हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, तो इधर बहुत गर्मी हो जाती है, इसीलिए गर्म हवाएं भी बहती हैं, उसको हम लू कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट थोड़ा क्विज देख लेते हैं। क्विज में क्या है? व्हाट कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एज वार्म एयर कूल्स, इवेपोरेशन, मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर, द सन हिटिंग द क्लाउड्स। ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। क्या लीड करता है इसको? कंडेंसेशन, राइट। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एज वार्म एयर कूल्स, तो ये हमें पता है, कंडेंसेशन से ही क्लाउड एंड रेन हमें दिखता है। Why are storms more frequent in tropical regions like India? Because these regions have cold climates, because these are far from the equator, because they have hot and humid weather, and because air pressure is always high. देखो, इक्वेटर के तो करीब है ही, सॉरी फार फ्रॉम इक्वेटर बोला है, तो ये तो कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? ऑब्वियसली क्योंकि इक्वेटर के पास है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया ऑलमोस्ट, तो इसीलिए बिकॉज दे हैव हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, इसीलिए हमें ट्रॉपिकल रीजियन लाइक इंडिया, इसीलिए हमें स्टॉर्म्स दिखता है क्योंकि वो हॉट एंड ह्यूमिड होते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म? फ्रिक्शन बिटवीन द रेन ड्रॉप्स एंड सनलाइट के साथ कैसे फ्रिक्शन? इवापोरेशन ऑफ रेन वाटर, फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल्स इन द क्लाउड। ये भी थोड़ा ना, फ्लो ऑफ कोल्ड एयर इनटू क्लाउड्स। तुम बताओ अभी क्या है? तुम बताओ क्या हो सकता है? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि हाँ, आइस पार्टिकल्स तब होंगे जब टेम्परेचर और ज्यादा कम है, और वाटर ड्रॉपलेट्स कब होगा? जब थोड़ा कंडेंसेशन का लेवल कम है, मतलब ज्यादा कंडेंसेशन नहीं हुआ है, टेम्परेचर उतना कम नहीं हुआ है, इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में भी हमने देखा था ऊपर नीचे जाते हैं, इसलिए कोलिजन होता है। तो फ्रिक्शन रिजल्ट है कोलिजन का। जब कोलिजन होगा मतलब कोलाइड करेंगे, धक्का मुक्की होगा, तभी फ्रिक्शन पैदा होता है, और उसी की वजह से चार्ज का डिफरेंस हमें दिखता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। What is the cloud sound heard after lightning called? उसको हम क्या कहते हैं? जो साउंड हमें सुनाई देता है जब बिजली कड़क चुकी है। स्टॉर्म, थंडर, साइक्लोन, ब्रीज। सबको पता है आज कुछ तूफान ही करते हैं, राइट। टेस्ट द थंडर। चलो आगे। What safety measure should you always follow during lightning? स्टैंड अंडर ट्रीज फॉर शेल्टर। मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन कहां हो रहा है? ट्रीज के ऊपर भी है, तो क्या ये सेफ है? तुम बताओ। होल्ड अ मेटल अम्ब्रेला पकड़ के खड़े हो, जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर है, तुम बताओ। स्टे इन ओपन फील्ड, क्रच डाउन इन अ लो लाइंग एरिया अवे फ्रॉम मेटल। ऑब्वियस सी बात है नहीं कि ऑब्वियसली अवे फ्रॉम मेटल, कंडक्टर से दूर एक लो लाइंग एरिया पे रहेंगे जहां चार्ज एक्यूमुलेशन कम है, ऑब्वियसली वो जगह सेफ होगा। ये तो कंडक्टर्स हैं और ये ट्री भी कंडक्टर हो जाएगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन भी उधर ज्यादा है। तो स्टे इन ओपन फील्ड, होल्ड अ मेटल अम्ब्रेला, क्राउच डाउन इन अ लो लाइंग एरिया, यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यही सबसे सेफ है।
तो अब हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन थोड़ा। ओशन गेट्स हीटेड, हमें पता है। वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस, पता है। राइजिंग एयर कूल्स, कंडेंसेशन रिलीजेस हीट, ठीक है, फिर ही रेन बन जाता है। हीट मेक्स द एयर राइज फर्दर, लो प्रेशर डिपेंड्स, ठीक है, हीट से ये रिलीज हुआ, हीट कंडेंसेशन से, और हीट इस एयर को और राइज करा देगा ऊपर क्योंकि वो और हीट हो गया। लो प्रेशर और डीप हो जाता है क्योंकि एयर फिर हॉट होकर और ऊपर जा रहा है, तो उधर और लो प्रेशर बनता है। एंड एयर रशेस इन स्पिन्स ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन। ये एक सर्कुलर लूप में जब बन जाता है, हमें पता है बेसिक कॉन्सेप्ट कि गर्म हवाएं हैं ऊपर जाएंगी, लो प्रेशर एरिया बनेगा, ठंडी हवाएं उसकी जगह लेंगी, फिर कंडेंसेशन होके और एक गर्म हवा और हीट रिलीज कर दिया उसने, फिर और हीट हो गया, उधर से और कूल एयर ऊपर जाएंगी। तो ऐसा एक साइकिल बन जाएगा क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रहा है। इसी को हम साइकिल लोन कहेंगे, साइक्लोन, क्योंकि ये सर्कुलर है और एक साइकिल में घूम रहा है, इसको हम साइक्लोन कहते हैं। टॉर्नेडो भी बोलते हैं कहीं कभार, लेकिन ये साइक्लोन है, ठीक है। आई ऑफ अ साइक्लोन, ये देखो, ये एक शिप है, ये एक समुंदर में हो रहा है, इट्स अ ओशन, ठीक है। इसको हम वर्लपूल भी कहते हैं कभी कभार। वर्लपूल, तुमने ब्रांड का नाम सुना होगा, लेकिन वर्लपूल क्या है? ऐसा एक लूप है, ऐसा एक लूप है जिसको वर्लपूल कहते हैं। वर्ल्ड मतलब घूमना, और उसको पूल बन चुका है उसका। तो इधर आई ऑफ अ साइक्लोन में तुम सीधा जाओगे। सराउंडिंग रीजन स्ट्रॉन्ग विंड्स प्लस हेवी रेन, इधर स्ट्रॉन्ग विंड्स बह रहे हैं, हेवी रेन हो रहा है, हालांकि ये समुद्र के सरफेस पे हो रहा है, पानी में हो रहा है। और मूव्स फ्रॉम सी रीचेस लैंड एंड लूजेस स्ट्रेंथ, ये हमेशा सी के ऊपर ही बनता है और सी से ये लैंड की तरफ बढ़ता है। लैंड में आने के बाद धीरे धीरे इसका एनर्जी डाउन होता है क्योंकि एयर का वो साइकिल अभी घट रहा है। वो जो हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड वाला साइकिल था, वो अभी सी से जैसे ही वो दूर आता है वो घट जाता है। जैसे ही वो लैंड के टच में आता है वो अपना पावर लूज करने से स्टार्ट कर देता है और हाल अल्टीमेटली बंद हो जाता है। हमने बहुत बार, तुमने ये सुना होगा, बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है इंडियन ओशन में, ये आके लगा आंध्रा में, फिर वो डायरेक्शन चेंज कर लिया, अभी रुक गया। ऐसा बहुत बार होता है। ये डायरेक्शन का चेंज होना, ये स्टॉप होना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो साइकिल हैम्पर हो रहा है। अगर साइकिल कंटिन्यूअस रहता तो वो पूरा साइक्लोन आगे चलता जाता चलता जाता चलता जाता, रुकता ही नहीं, ठीक है। इसको हम आई ऑफ अ साइक्लोन कहते हैं बाय द वे। देखो आंख की तरह है ना, राइट। चलो, इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन, ये देखो कितना तबाही मच गया इधर। साइक्लोन आया था और सारा सब कुछ तहस नहस कर दिया इसने। ये एस्बेस्टस हैं, ये सारे घर हैं, जो कच्चे घर होते हैं, जो एकदम कंक्रीट के नहीं होते, वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। हेवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स तो हमें पता ही है साइक्लोन में आता है। सी वेव्स, फ्लड, कोस्ट, स्टॉर्म, सर्ज, मतलब सी वेव्स भी इतना, हमने देखा ना कैसे वो सी में हो रहा था। तो टॉर्नेडो, हमें देखा सुनामी जो भी है वो सब, तो हालांकि सुनामी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के लिए होता है, मतलब अर्थक्वेक्स अंडर द ओशन उधर होता है, लेकिन इतना हवा और वेव्स बनने की वजह से सी में भी वेव्स आ जाते हैं और कोस्टल जो एरिया है उसमें बहुत पानी आ जाता है और वो भी फ्लडेड हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, ट्रीज, पावर लाइंस, बिजली की तारे जो हैं, पोल्स जो इलेक्ट्रिक पोल्स, वो गिर जाते हैं, पेड़ पौधे सब उजड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं, ऐसे, ठीक है। और कंटामिनेटेड वाटर एंड सॉइल, डैमेज क्रॉप्स, जो पौधे हैं, जो क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चरल फील्ड पे, अगर उधर साइक्लोन आ गया, सारे तहस नहस हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे और डैमेज कर देंगे हमारे खाने पीने के वाटर को। जो भी गंदगी है, डस्ट है, जो भी धूल मिट्टी है, वो सारे सभी अच्छे फ्रेश पानी में भी घुल मिल जाएंगे, इसलिए वो तबाह हो जाएंगे, राइट। साइक्लोन का सेफ्टी मेजर्स क्या है भैया? देखो, स्टे अपडेटेड विद IMD वेदर अलर्ट्स, क्योंकि इस टाइम पे ना न्यूज पे, रेडियो पे, हर जगह तुम्हें बुलेटिन मिलेगा कि अरे इधर साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से इवैक्यूएट कर दो, एरिया खाली कर दो, कहीं दूर शिफ्ट कर जाओ, ऐसे बहुत सारे अपडेट्स। कीप एन आई ऑन इमरजेंसी किट रेडी, एक फर्स्ट एड किट या इमरजेंसी किट रेडी रखना चाहिए जिसमें ये सारी चीजें होंगी। नाइफ है, थोड़े कैश पैसे हैं, बैंडेड्स है, ड्रिंकिंग डिस्टिल्ड प्योर वाटर है, टॉर्च है, अगर बिजली बंद हो गई तो टॉर्च तुम्हें हेल्प करेगा। अगर ये है, ये बैंडेड, फर्स्ट एड के बैंडेड्स हैं, ये ऑइंटमेंट्स हैं, ये मैच स्टिक है, अगर कुछ जलाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि ठंडा बहुत हो जाएगा, बिजली भी नहीं रहेगा, तो कहीं चूल्हा या आग जलाने की
जरूरत पड़ गई, इसलिए मैच स्टिक्स, बैंडेजेस, फोक टू ईट, जिसके एक एंड में स्पून भी है, फिर ये ड्राइड मीट है ताकि प्रिजर्व कर पाओ, क्योंकि फ्रिज नहीं होगा, रेफ्रिजरेशन बंद हो जाता है, फिर ये पैरासीटामोल जैसे चीजें हैं जो कि मतलब पेन किलर्स हो गए, फिर ऐसे है कि वाटर के लिए और स्प्रेज है ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, कंपस है डायरेक्शन के लिए, ये सारी चीजें फर्स्ट एड में आते हैं। ड्राई सेल्स हैं, बिजली के ड्राई सेल्स है जिसके तुम यूज करके टॉर्च यूज कर पाओगे या फोन चार्ज कर पाओगे, ऐसी सारी चीजें हैं। तो ये है बेसिक सारी चीजें। मूव टू साइक्लोन शेल्टर्स, ऐसे बहुत शेल्टर्स भी बनते हैं जहां पे कैंप्स बनाते हैं लोग, खाना, शेल्टर ये सब देते हैं इन फ्लड एंड साइक्लोन के सिचुएशंस में। और फॉलो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, जैसे गवर्नमेंट गाइड करेंगे कि इधर से इवैक्यूएट कर दो, इधर चले जाओ, वो सब सुनना बहुत मैंडेटरी है। समरी देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे स्ट्रॉन्ग विंड्स अकंपनी होते हैं बाय रेन, उसको स्टॉर्म कहते हैं। उसके बाद अगर उसी में थंडर आ जाता है, जबकि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है, उसी को लाइटनिंग कहते हैं, और इसको हम स्टॉर्म कहेंगे। जब ये चार्ज डिफरेंस बन जाएगा, इसको हम थंडर स्टॉर्म कहेंगे। उसके बाद साइक्लोन्स क्या है? आर कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस अराउंड लो प्रेशर एरिया डिस्टिंग्विश्ड बाय स्विफ्ट एंड ऑफन डिस्ट्रक्टिव एयर सर्कुलेशन। डेफिनेशन है, याद कर सकते हो कि डिस्ट्रक्शन भी होगा, सर्कुलर मोशन ऑफ एयर होगा इन कंटिन्यूअस हाई लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हीट एंड कोल्ड, वार्म एंड कूल एयर बन रहे हैं, डिफरेंस हो रहा है इन प्रेशर ग्रेडियंट, ये सब लिख सकते हो। फिर एक क्विज टाइम देख लेते हैं। साइक्लोन्स आर यूजुअली फॉर्म ओवर कोल्ड ओशन वाटर्स, डेजर्ट, वार्म ओशन वाटर्स और पोलर रीजन्स। ऑब्वियसली वार्म ओशन वाटर। क्यों? क्योंकि वार्म ओशन वाटर के ऊपर ही वार्म एयर बनेगा, वो ऊपर जाएगा, कोल्ड एयर रश करेंगे दैट लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए, फिर ऊपर और वो वार्म एयर जो है वो कूल होगा, कंडेंस करके रिलीज करेगा हीट, और एक वार्म एयर बन जाएगा, तो वो और खाली लो प्रेशर एरिया बनाएगा, फिर ठंडे हवा उधर जाएंगी, तो ऐसे ये सर्कुलर लूप में चलता है। What is the central calm region of a cyclone? It is known as eye of a cyclone, right? आंख, eye of a cyclone, वो calm region है, उधर कोई हवाएं या तेज एयर करंट या एयर फ्लो नहीं चल रही है। ठीक है। What makes cyclone rotate and spin? Ocean current, अर्थ रोटेशन, फ्रिक्शन विद क्लाउड्स, मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें पता ही है रोटेशन एक ही में है और अर्थ घूम रहा है, इसीलिए वो रोटेट करते हैं। What happens when a cyclone moves from ocean to land? मैंने बोला जैसे ही वो लैंड में हिट करता है, उसकी रफ्तार घट जाती है। इट बिकम स्ट्रॉन्गर, ना भाई ना। इट कलेक्ट्स मोर मॉइस्चर, पानी नहीं है लैंड में, कैसे मॉइस्चर कलेक्ट करेगा। लूजेस इट्स स्ट्रेंथ ग्रेजुअली एंड कॉजेज अर्थक्वेक्स। ऑब्वियसली ये सारे तो नहीं होंगे। इट लूजेस इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज साइक्लोन वार्निंग्स इन इंडिया? अभी मैंने बताया था, इसरो तो स्पेस के लिए है, एनडीएमए नहीं, एनडीआरएफ नहीं, आईएमडी। ठीक है। आईएमडी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो साइक्लोन्स के वार्निंग्स लॉन्च करेगा। ठीक है। ठीक है, तो यही था। अभी हम थोड़ा एनसीईआरटी के बारे में देख लेते हैं, क्या एनसीईआरटी ने हमें बताया है करने को। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी से रिलेट कर लेते हैं। तो चलो अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया गया है हमारे क्यूरियोसिटी बुक में। तो ये है चैप्टर 6, प्रेशर, विंड्स एंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। जो भी है हमने पहले से ये सारी चीजें अच्छे से कवर किया है। इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। हमने कंसेप्ट वाइज सब कुछ देख लिया है, कैसे बैग के स्ट्रैप में, कैसे बैग कैरी करने पे हमारा प्रेशर एंड फोर्स एंड एरिया डिपेंडेंट है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, ये भी हमने देख लिया है। प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने देख लिया है। ब्रॉड स्ट्रैप्स कैसे हेल्प करते हैं स्प्रेड आउट करने के लिए वो हेवी बैग का जो प्रेशर है उसको, और हमने नैरो स्ट्रैप्स का स्मॉलर एरिया, ये सब कुछ देख लिया है, कैसे कम एरिया में ज्यादा प्रेशर बन जाएगा सेम फोर्स देने पे। मतलब एरिया अगर फोर्स में इतना ही दे रहा हूं, इतना ही फोर्स दे रहा हूं, लेकिन एक एरिया कम है, एक एरिया ज्यादा है, तो जो कम एरिया है उसमें वो प्रेशर ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। प्रेशर मतलब अपथ्रस्ट या थ्रस्ट, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक, चलो नेक्स्ट। ये हमने देख लिया है, ये बाल्टी है, बकेट्स है, इसमें एक हैंडल
ब्रॉड है, मोटा है, और एक है जस्ट थिन। तो इसमें अगर दोनों में सेम पानी का लेवल रहेगा, सेम पानी रहेगा, तो जो ब्रॉडर हैंडल वाला है उसको कैरी करने में आसानी होगी, हाथ में दर्द कम होगा। और ये पतला जो है हैंडल, उसमें हाथ में दर्द ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एरिया कम है, इसलिए प्रेशर ज्यादा पड़ेगा हाथ पे। सेम चीज ये दोनों ने सर पे एक ऐसे वो कपड़ा रखते हैं, और ये ब्रॉड जितना ब्रॉड होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, और आगे क्या है। ठीक है, ये सब है। अभी हमने ये भी देख लिया है पास्कल क्या है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि एरिया पर मीटर स्क्वायर इसका है, एरिया मीटर स्क्वायर होगा, और न्यूटन फोर्स का है। तो हमने ये भी देख लिया है फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये न्यूटन 2 मीटर स्क्वायर है, तो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। तो ये हमने एक्टिविटी भी करके देखा था कि ऐसे हमने एक नेल को ऐसा डाला तो वो अंदर गया बाय द हेड। अगर हेड पे हम मार रहे हैं तो वो जो नुकीला एंड है वो अच्छे से घुस जाएगा, लेकिन अगर उल्टा करके मारेंगे ना, वो कभी नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि हेड में एरिया ज्यादा है, इसलिए सेम फोर्स देने पे वो प्रेशर नहीं गिर पाएगा। इसमें थोड़ा मारने से ही वो अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया एकदम 0 है, ऑलमोस्ट इतना पतला सा नुकीला है। ठीक, वैसे ही एक नाइफ से जैसे काट रहे हैं, हमें देखा था गुड्डू 1 गुड्डू 2, हमने देख लिया था उसमें कैसे उसने नाइफ से, बटर नाइफ था और एक हाथ में ऐसे कटिंग नाइफ था, तो कटिंग नाइफ से वो अच्छे से काट पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो शार्प था, शार्प, राइट। तो ये वही चीज है, शार्प एज है और एक ब्लंट एज है। चलो और आगे देख लेते हैं। तो ये कंक्लूड करने के बाद हमने ये एग्जैक्ट फोटो लेके देखा था कि कैसे टैंकी ऊपर रहता है, पानी जितना आएगा एक कॉलम में वाटर में, फ्लूइड्स में कैसे प्रेशर डिवाइड होता है वो भी हमने देखा था। डू लिक्विड्स आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, देख लिया था। ये एक्सपेरिमेंट हमने एग्जैक्ट करके दिखाया है, कि कैसे ये पाइप में एरिया, उसका शेप, उसका वॉल्यूम मैटर नहीं करता, फ्लूइड्स में वाटर का हाइट मैटर करता है। जितना हाइट होगा अगर सेम है तो बलून सेम फूलेगा। अगर हमने हाइट इंक्रीज कर दिया, सेम है लेकिन हाइट ज्यादा पानी डाल दिया, तो बैलून ज्यादा बल्ज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉलम में, फ्लूइड में शेप, वॉल्यूम या साइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है पानी का हाइट। कितना ज्यादा पानी का हाइट है, हाइट जितना नीचे जाएगा प्रेशर उतना ज्यादा। हमने वो एक्सपेरिमेंट भी देख लिया था जिसमें ये छेद किया था, हमने होल्स किया था। तो अगर सेम लेवल पे ये होल्स करते हैं तो इन पानी का जो लेंथ है, जितना दूर वो जा रहा है वो सेम है। इससे हम कंक्लूड करेंगे कि सेम लेवल पे इक्वल, यूनिफॉर्म है प्रेशर। लेकिन अगर एक होल इधर एक होल ऊपर करेंगे तो हमें दिखेगा ये ज्यादा दूर जा रहा है, ऊपर वाला होल कम दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है। एक पानी के कॉलम में जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा। हमने ये भी देख लिया था कैसे डैम के कंस्ट्रक्शन में ऊपर थिन है लेकिन नीचे ऐसे डायगोनली थिक है। क्यों? क्योंकि नीचे ज्यादा प्रेशर है। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स विल बी मोर बिलो और डाउन। ठीक है, ये दूसरा भी उन्होंने किया है। ये देखो डैम का भी हमने देख लिया है, डैम में कैसे वो प्रिपेयर करते हैं, हमने पूरा कंसेप्ट कवर कर लिया है। तो सारे एनसीईआरटी के एक्टिविटीज, सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हमने अच्छे से ऑलरेडी कवर कर लिया है। तुम्हारा काम है एक बार गो थ्रू करना। चलो ठीक है भाई। एयर भी हमने देख लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ठीक है, ये एक चार्ट पेपर वाला है, तो ये इन्वर्टेड पेपर प्लेट का है, ये तुम देख लेना। ये उतना खास नहीं है, इससे कंक्लूजन उतना खास नहीं निकलता है। बाकी ये तो हमने देख लिया था। बलून को लेके हमने बलून में कहा था कि उसके ऊपर भी प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है, अ गर्ल ब्लोइंग एयर इन द बलून। तो एयर भी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस ऑन अस। ठीक है, सपोज ये शक्कर का ऐसा सरफेस है, इसको चिपकाने से ये ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, क्यों? तो आगे एक और एक्सपेरिमेंट है एयर शक्कर का। ये क्या है? रबर शक्कर है। ये तुमने बचपन में बहुत सारे ऐसे खिलौने देखे होंगे, ऐसे गन होते थे, बो एरो होता था, जिसके सर पे, जिसके हेड पे पॉइंटी जो चीज है वो एक रबर शक्कर होता था। ऐसे जाके वो मिरर में चिपक जाता था। ऐसे ऐसे खिलौने भी होते थे जो मिरर में ऐसे लटकते रहते थे, राइट। तो ये कैसे काम करते हैं? तो चीज ये है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। जैसे कि ये शक्कर है, ये ऐसा दिखता है, राइट। अब मैं अगर इसको
ऐसे सरफेस पे चिपका दिया तो ये ऐसे चिपक रहा है, राइट, ये चिपक रहा है सरफेस पे। अब देखो ये सरफेस है, ये रबर सरफेस है, ये ऐसे आके चिपक रहा है, ठीक है। तो ये मैं जब इसको प्रेस कर रहा हूं ना, ये प्रेस हो रहा है, तो इसके अंदर ये एरिया पे वॉइड है, इधर हवाएं थी, एयर था, तो ये एयर इसके सरफेस पे एक्ट हो रहा है इधर बाहर की तरफ। तो अगर बाहर की तरफ एक्ट करेगा तो ये तो गिर जाएगा ऐसे, तो चिपकेगा कैसे? तो जैसे हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो एयर जो है ये इसी सरफेस से ऐसे बाहर चला जा रहा है, ऐसे बाहर चला जा रहा है। तो प्रेस करने से एयर बाहर चला जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में एयर जो है वो ऐसे बाहर चला गया। तो अंदर जीरो एयर प्रेशर, लेकिन बाहर से एक्सटर्नल एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल एयर प्रेशर इसके ऊपर बहुत आ रहा है। तो ये बाहर से फुल, अंदर से जीरो, तो ये ऐसे चिपका रहेगा जब तक कि अंदर से धीरे धीरे साइड से एयर अंदर नहीं जाते और अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर नहीं डालते, ये चिपका रहेगा। फिर धीरे धीरे एयर जाता है, ये ऐसे फूलता है और एक गिर जाता है, ऐसे चिपक जाता है, फिर ये गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर एयर पार्टिकल्स फिर चले गए। ये सेम चीज हमने देखा था जो हॉर्स के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहां से हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, अंदर कोई एयर है ही नहीं। तो अंदर से बाहर की तरफ तो जीरो एयर प्रेशर, जो एयर प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना वॉल्स पे, वो जीरो है, लेकिन बाहर से 360 डिग्री से पूरा 100% एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसलिए वो 8 हॉर्स मिलके भी उन दोनों बॉल्स को, हेमिस्फीयर्स को, मेटल हेमिस्फीयर्स को अलग नहीं कर पाए, क्योंकि बाहर से प्रेशर है, अंदर से जीरो प्रेशर है। ठीक है, सेम इधर भी काम करता है, सेम चीज है। ठीक है, हमने ये सब कवर कर लिया। ये बैलून वाला एक्सपेरिमेंट हमने ऑलरेडी देखा है, हाई प्रेशर रीजियन से लो प्रेशर रीजियन की तरफ एयर जाएगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने कवर कर लिया है, राइट। इसके साथ साथ हमने ये भी कवर किया है कि सेम साइज के बलून्स हैं, इन्फ्लेट किया है, टाई किया है। अब हैंग द बलून्स फ्रॉम अ स्टिक एंड लिविंग देम इन अ गैप। नाउ ब्लो एयर इन द नैरो स्पेस बिटवीन देम। नाउ यू सी, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। When you blow between the two balloons, ऐसे बीच में जैसे हवा दोगे तो you observe they move towards each other. This happens because when you blow air between the balloons, low pressure area is created between them, and the higher air pressure surrounding the balloon pushes them towards each other. तो इधर जैसे ये blow कर रहा है, इधर का जो एरिया था वो खाली हो गया। खाली होने की वजह से इसके आजू बाजू में जो प्रेशर, हाई प्रेशर एरिया है, वो बैलून्स को एक दूसरे के करीब खींचेंगे। तुम्हें लगता है हवा देने से बलून तो ऐसे जाएगा, लेकिन नहीं, बलून पास आएगा। क्यों? क्योंकि उस एरिया में लो प्रेशर एरिया बन रहा है। क्योंकि वैसे हमने देखा था लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, लो प्रेशर एरिया, हवा दिया, एरिया खाली हो गया तो पास आ जाएंगे। ठीक है, लास्टली हमने स्टॉर्म देख लिया है, रूफ कैसे बाहर जा रहा है ये भी देख लिया है। अंदर से प्रेशर आएगा तो रूफ, छत उड़ जाएगा, अगर बाहर से आ रहा है तो छत स्टेबल रहेगा, राइट। फिर हमने क्लाउड का देख लिया है, कैसे कूल एयर नीचे है, वार्म एयर ऊपर जा रहा है, ये पूरा क्लाउड का देख लिया है। एयर ड्रॉपलेट्स का भी देख लिया है, स्टॉर्म्स कैसे बनते हैं देख लिया है। ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन लाइक इंडिया, स्टॉर्म्स फ्रीक्वेंट हैं, क्यों है देख लिया है। अच्छे से प्रॉपर देख लिया है थंडर स्टॉर्म, स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग के बारे में। इससे बेटर हमने ये भी देख लिया है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज, और ग्राउंड में इंडक्शन होता है, इसीलिए एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस भी दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। इसको लाइटनिंग कहते हैं, जब ऑपोजिट चार्जेस मीट करते हैं तो ये एयर ब्रेक्स डाउन हो जाता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर चला जाता है। मैंने बोला इंसुलेटर है एयर, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सडन फ्लो ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ब्राइट फ्लैश एंड इट्स कॉल्ड लाइटनिंग। इसके साथ साथ साउंड जब होता है, इस साउंड को हम कहते हैं थंडर, और ये अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर, इसलिए थंडर स्टॉर्म है। ठीक है, हमने ये सब कर लिया है। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड में होता है, असम में बरदोईसिला होता है, और कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में मैंगो शावर्स दिखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पूरा हमने कर लिया है। एज दे सपोर्ट द राइपनिंग ऑफ मैंगोज, मैंने बोला था ये राइपनिंग के टाइम पे होता है। इस मॉनसून की वजह से मैंगोज अच्छे खासे ग्रो करते हैं और वो गिर भी जाते हैं, इसीलिए राइपनिंग के टाइम पे आता है, इसलिए इसको मैंगो के राइपनिंग के लिए मैंगो शावर कहते हैं। लोकल थंडरस्टॉर्म कॉफी प्लांटेशन में भी हेल्प करता है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना। कॉफी प्लांटेशन में हमने ये सेफ्टी हैजर्ड भी देख लिया है। सेफ पोजीशन है लाइटनिंग के वजह टाइम पे, लेकिन ओपन ग्राउंड कभी सेफ नहीं हो सकता, तो लो लाइंग एरिया पे जाके ऐसे छुप जाना चाहिए। ठीक है,
मेटल अम्ब्रेला एकदम अवॉइड करना चाहिए, हमने बोल दिया है, देख लिया है, ऑप्शंस के थ्रू हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिया है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये भी कवर कर लिया है कि जब आप बस और कार के बीच में हो तब आप कंपैरेटिवली सेफर हो। क्यों? क्योंकि चार्ज बॉडी के अंदर ये ऐसा एक और चीज है, लाइटनिंग कंडक्टर। ये हमारे घर के छत में पहले होते थे, जब बड़े बड़े घर बनते थे, आजू बाजू में घर नहीं होता था, ये ऐसा एक लाइटनिंग कंडक्टर बनता था। ये ऊपर एक कंडक्टिंग मेटल को ऐसे रॉड की तरह हम लगा देते हैं, एंटेना की तरह, और इधर से ये वायर नीचे जाता है टिल द ग्राउंड, और इसमें सैंड, नमक, ये सारे बोरी भर के डाल दिया जाता है उसी कंडक्टिंग वायर को उधर लगा के। तो क्या हुआ, जैसे बिजली कड़केगी लाइटनिंग इधर जल्दी आ जाएगा और ये लाइटनिंग जल्दी से अर्थ तक पहुंच जाएगा, तो अर्थिंग हो जाएगी। इसलिए घर वर या आजू बाजू के कोई भी चीज डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, पेड़ों पौधों पे लाइटनिंग नहीं गिरेगा, वो मेटल कंडक्टर लाइटनिंग को खींच के डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचा देगा। ठीक है, इसी को हम लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटालिक रॉड इंस्टॉल्ड अलोंग विद द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन। One end of the rod is pointed, this end is kept higher than the highest point of the building, ताकि इधर ही करंट आ जाए, और the end of the rod is buried deep in the ground. The rod provides easy path for the transfer of electric currents to the ground. इसी को हम अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग होता है, reaches the earth easily. ये हमने देख लिया है। साइक्लोन में क्या है, आई ऑफ साइक्लोन है लो प्रेशर, बाकी सारे हाई प्रेशर। ये है आई ऑफ साइक्लोन, रुक जाओ, ये आई ऑफ द साइक्लोन है, ये लोएस्ट प्रेशर वाला रीजन है। ऐसे ही साइक्लोन घूमता जाता है। क्यों? देखो, कोल्ड एयर ऐसे जा रहा है, वार्म एयर ऐसे ऊपर जा रहा है, और जाके फिर कंडेंस हो रहा है, फिर वार्म हो रहा है, तो ये चीज होते होते एक सर्कुलर लूप बन जाता है, इसको हम साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, और ये साइक्लोन के कैसेस, एक्सट्रीमली केसेस क्या है, ये थोड़ा पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में भी आया था ये अम्फान। ये अम्फान कुछ ही दिन पहले आया था 2020 में, और 270 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड था। स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑफ साइक्लोन पुश ओशन वाटर टुवर्ड्स द शोर, इससे वॉल ऑफ द वाटर कैन बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। इससे फ्लड भी बन जाता है, 3 से 12 मीटर ऊंचा, सोचो, तो पानी भी आ जाता है, फ्लड भी हो जाता है कोस्टल एरिया पे। हमने बहुत सारा ऐसे बहुत कुछ देखा है, रिसेंट भी आया था, तो ये आम्फान रिसेंट था। इसके पहले आयला करके एक और आया था। ऐसे बहुत सारे टॉर्नेडो साइक्लोन्स आते रहते हैं। ठीक है, पावर आउटेज होता है, इसलिए हमें इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके बारे में भी हमने देख लिया था। IMDB नहीं, मूवी की बात नहीं हो रहा, IMD है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये कहते हैं कि कब साइक्लोन कब कहां से कैसे आएंगे, ये डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, और भी ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो साथ में काम करते हैं, ताकि हम मॉनिटर कर पाए साइक्लोन रिलेटेड चीजों को, ताकि ह्यूमन बींग्स कैन सेव देमसेल्व्स। जैसे हमें पता चल गया कि एक दिन में साइक्लोन आने वाला है, तो उससे पहले एक हफ्ते पहले अलर्ट हो जाएगा, रेड अलर्ट चालू हो जाएगा, तो लोग शोर से दूर भाग जाएंगे, कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे, ताकि वो बच जाए और लॉस ऑफ लाइफ ये सब ना हो। साइक्लोन प्रोन एरिया पे अगर आप रहते हो तो आपको इमरजेंसी किट हमेशा रेडी रखना चाहिए, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये भी हमने देख लिया, ये समरी है कैसे वार्म एयर ऊपर जाता है, लो प्रेशर एरिया बनता है, कूल एयर रश करता है, वार्म एयर राइज होके फिर वो जो वाटर एयर कंडेंस होके क्लाउड्स एंड रेन बनता है, बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स, वो क्लाउड फॉल हो जाता है एज अ रेन, और वो ज्यादा हो जाए तो हेल या स्नो, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से वो अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, बिजली कड़कती है। व्हेन पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव चार्जेस मीट दे कॉज लाइटनिंग, एंड इसके साथ अगर साउंड भी होता है उसको हम थंडर कहते हैं। और क्लाउड बिटवीन टू क्लाउड्स हो सकता है, क्लाउड एंड ग्राउंड हो सकता है। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म्स में डेवलप इनटू साइक्लोन। तो ये स्नैपशॉट्स थे, ये स्नैपशॉट्स अच्छे से देख लेना, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है समरी में, फिर भी तुम ये अच्छे से एक बार देख लेना। अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो पूरा कवर हो चुका है इस एक वीडियो में। अगर तुमने इस एक वीडियो को देख लिया, तुम्हारा पूरा प्रेशर का चैप्टर कवर हो जाएगा। मैंने खास ध्यान रखा है कि पूरा, मैंने अच्छे से ध्यान रखा है कि पूरा एक्टिविटी, कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स सब कवर हो जाए फ्रॉम द क्यूरियोसिटी बुक। तो ये एक वीडियो ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे लिए, पूरा प्रेशर का चैप्टर डन हो जाएगा। हमने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज देख लिया है, थंडर स्टॉर्म, स्टॉर्म्स, लाइटनिंग कैसे होते हैं सब देख लिए हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है वो देख लिए हैं, साइक्लोन क्या है वो देख लिया है, प्रेशर क्या है वो देख लिया है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लिया है। तो मैं हमेशा कहता आता हूं कि क्लास 8 का फिजिक्स और
साइंस हमारे डेली लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हल्के में कभी मत लेना, अच्छे से समझना, क्योंकि ये तुम्हारा लाइफ लॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ फिर आ जाएंगे और तुम तब तक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करके रखना। हम बाद में एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन का भी वीडियो निकाल देंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि अभी और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। इस चैनल के अगर पहले फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो देख लोगे साइंस रिलेटेड, तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा बिफोर द एग्जाम। तो आशा करता हूं कि तुम्हारा दिन अच्छा जाए और तुम्हारा साल और अच्छा जाए। तो पहले से वीडियो को अगर देख लिया है तो तुम्हें पता चल चुका है कि प्रेशर, विंड्स एंड स्टॉर्म्स कितना आसान है, राइट? और पहला चैप्टर भी हमने कवर कर लिया है, दूसरा चैप्टर भी हमने कवर कर लिया है। तो वो वीडियो अगर मिस कर दिया हो तो जरूर देख के आओ और फिर इधर आके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तुम्हारा अपना सौम्या भैया। चलो टाटा, ठीक है।